मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका की गजा पर कोई पॉलिसी नहीं है। नेतन्याहू का मानना है कि 7 अक्टूबर ने एक सुनहरी मौका फराहम किया है। टोनी ब्लेयर को किसी किस्म के गजा के गवर्नर के तौर पर भर्ती किया जा सकता है। अगर टेक्सास में टेड क्रूज हार जाए तो क्या होगा? जब अमरीकी ये जान लेंगे कि टेड क्रूज अमेरिका से ज्यादा इसराइल को तरजीह देता है। मैंने शिकागो में सामी हमदी से मुलाकात की जब हम मशरिक वस्ता के हालात का तज्जिया कर रहे थे। हमने इस हालिया साम्राज्य मंसूबे से पहले बात की थी जिसका मकसद गजा पर कब्जा करना है और इसराइल की बमबारी मुहिम के मुस्लिम दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर तवज्जो मरकूज की थी। मैं पूछता हूँ, क्या मुस्लिम दुनिया बिलाखिर ग्रेटर इसराइल मंसूबे से बेदार हो रही है? पुत्र अपने अमेरिका में किए गए सरमायाकारी वापस ले सकता है और ट्रंप से कह सकता है, मैं तुम्हें $1.4 ट्रिलियन नहीं दे रहा और मेरी जहाज वापस करो। मेरा मतलब है, एक इसराइली शहरी की तारीफ ही ये है कि वो चोरी शुदा जमीन पर रहता है। इसराइल का मकसद हमेशा से ग्रेटर इसराइल रहा है। नेतन्याहू कह रहा है, हम कभी भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। एप्स्टाइन फाइल्स ये इस वक्त के साथ मुताबिकत रखती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से लाइन में आना शुरू किया। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। और सोचने वाले मुसलमान को यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं। शिकागो रखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अच्छा, मुझे अभी शिकागो आना है। सा का इंटरव्यू करने के लिए आपका क़याम कैसा है? अंदला बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में शिकागो उन अजीम शहरों में से एक है। अच्छा, मेरे ख्याल में आप पहले तबसरा करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा फितना पैदा कर रहा हूँ। आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये अब तक का बेहतरीन शहर है जिसका आपने अमेरिका में दौरा किया है। ऐसा लगता है कि कम अज कम इसमें जमालियात खूबसूरत लगती है। बस इसे न्यूयॉर्क वालों के लिए पीछे की तरफ जरा जोर से कहो, उन्होंने नहीं सुना। सुभान जी। ठीक है, देखो जाकालक, आज हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और मैं वाकई पिछले चंद महीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर पिछले महीने के बारे में जब दोहा पर हमला हुआ, हमास का हमला और इसराइलियों का दोहा में हमास पर हमला। और मैं इस पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ कि क्या वाकई इससे कुछ बदल गया है। मैंने चंद दिन पहले अब्दुल इलाक से बात की थी। मैंने उनका इंटरव्यू किया है। उनका इंटरव्यू अब के बाद नशर होगा। और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जुमला जिक्र किया। उन्होंने कहा, अब जानते हैं, उनका ख्याल है कि ये पिछले चंद हफ्ते मुमकिना तौर पर कुछ मुस्लिम हुक्मरानों के हिसाब किताब की समत को बदल देंगे। अब वो ज़्यादा परोमीद नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसे दोहा लम्हा कहा। अब जानते हैं कि शायद हम उन सिक्योरिटी इंतज़ामात हिसाब किताब से आगे बढ़ रहे हैं जो बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों ने पिछली चंद दहाइयों से अपनाए हुए थे। तो मैं वाकई ये बात करना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम दुनिया ने एक नया बाब शुरू किया है, ख़ास तौर पर दोहा पर हमलों के बाद। और क्या उन्होंने ये समझ लिया है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता में वाकई एक बालादस्ती और तौसी पसंदाना एजेंडा रखता है? क्या उन्होंने अमेरिका के बारे में अपनी सोच बदल ली है? अब आइए बिल्कुल हालिया ख़बरों से आगाज़ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मगरबी किनारे की तौसी के बारे में कुछ बहुत सख्त बयानात दिए हैं, लेकिन ये सब इस नस्ल कशी के हवाले से महीनों तक कुछ न करने के बाद सामने आया है। क्या आप इस पर तबसरा कर सकते हैं कि क्या अब भी अमेरिका की जानिब से गज़ा के हवाले से कोई मरबूत पॉलिसी मौजूद है? और क्या ये हालिया ऐलान के मुमकिना तौर पर टोनी ब्लेयर को किसी किस्म के गज़ा के गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया जा सकता है? क्या ये किसी सोचे समझे अब जानते हैं अमरीकी खारजा पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आता है? मेरा ख्याल है कि एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि जब ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत जीती और इक़्तिदार में आए तो उनके इब्तदाई इक़दामात में से एक ये था कि उन्होंने जंग बंदी का मुतालबा किया और इसराइलियों को ऐसी जंग बंदी पर मजबूर किया जो वो नहीं चाहते थे, जिसके नतीजे में नेतन्याहू को व्हाइट हाउस जाना पड़ा ताकि डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एडम बॉलर को बराह रास्त हमास से बात करने के लिए भेजा ताकि कुछ यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात किए जा सकें। इसराइली नाराज हो जाते हैं और आखिरकार इस बात को लीक कर देते हैं ताकि ट्रंप को दूसरे रिपब्लिकन्स के सामने, जिन्हें ईपैक की हिमायत हासिल है, शर्मिंदा किया जा सके और इस तरह यह तासुर दिया जा सके कि ट्रंप ईपैक और कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान के दरमियान होने वाले मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ट्रंप आखिरकार एडम बॉलर को गजा के मामले से हटाकर अफगानिस्तान के मामले और इसी तरह के दीगर मामलात पर लगा देते हैं। और फिर एक बहुत दिलचस्प वाकया पेश आता है जो बाद में रूनुमा होता है। एप्स्टाइन फाइल्स एक ऐसा मौजू बन जाती हैं जिस पर पूरे अमेरिका में बात होने लगती है और ये इस वक्त के साथ मुवाफिक आता है जब डोनाल्ड ट्रंप गजा के हवाले से वही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं जो इसराइली चाहते हैं।
ये कहने के बाद मैं नहीं समझता कि इसका लाजमी मतलब ये है कि अमरीकियों ने गजा के मामले में अपनी तमाम खारजा पॉलिसी इसराइलियों के हवाले कर दी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ कई अवामिल का फरमा है। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जब आप मार्को रूबियो को देखते हैं जो मुस्तकबिल में किसी सदारती मुहिम पेश करने का इरादा रखते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस वक्त मार्को रूबियो का माना है कि ज्यादातर चंदे ज्यादातर डोनर सहूनियों में से आएंगे, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के बजाय इसराइल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए हैं और अमेरिका की सारी ताकत इसराइलियों के लिए ले आए हैं। तकरीबन यूं लगता है जैसे वो कहना चाह रहे हों कि अगर एडिल्सन अगले इलेक्शन में किसी की हिमायत करेंगे तो वो मेरी हिमायत करें, वो डोनाल्ड ट्रंप का किसी और की हिमायत ना करें। तो मेरा ख्याल है कि मार्को रूबियो के ज्यादातर बयानात और इस तरह की बातें सदारती इलेक्शन के तनाजुर में हैं और रिपब्लिकन्स के रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक कि अगर आपके साथ इसराइल है तो आप बाद में सदारत जीत सकते हैं। अहम मेरा ख्याल है कि दोहा पर होने वाले हमलों के बारे में जो बात दिलचस्प है, अपने अमरीकी खारजा पॉलिसी का जिक्र किया, वो ये है कि कुतर पर हमलों से एक दिन पहले कोशिन और वटकोफ तुल अबीब में थे और बात यह हो रही थी कि वटकोफ किसी नई जंग बंदी की तजवीज़ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई बात है। फिर अचानक अगले ही दिन कुतरियों पर हमला हो जाता है। मेरा ख्याल है कि यह काबिल फ़हम है कि इसराइलियों ने दोहा पर हमला किया हो बगैर डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के बारे में इत्तला दिए, एक तरह से गुस्से में, इसलिए कि अमरीकी मुसलसल जंग बंदी के इम्कान पर बात कर रहे हैं, चाहे वो पूरी ताकत से इस पर जोर ना भी दे रहे हों, लेकिन नेतन्याहू समझते हैं कि वक्त उनके हक में नहीं है। इसीलिए इसने दोहा पर हमला करने की कोशिश की ताकि जंग बंदी से मुताल्लिक किसी भी मुज़ाकरात को नाकाम और सबूताज किया जा सके, क्योंकि दोहा का मतन एक और पेशरफ्त के साथ भी मुवाफिक आया, और वो ये थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइलियों को मतला किया था कि अगर मगरबी किनारे को जम किया गया तो ताल्लुकात की बहाली को वापस ले लिया जाएगा। अनवर करकाश और मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ था कि मुस्लिम दुनिया को कायल किया कि ताल्लुकात की बहाली कबूल की जाए। यूएई का मौक़िफ़ था कि मगरबी किनारे को बचाने के लिए ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अगर आप गज़ा की तरफ जाएं तो यूएई और इसराइल के गज़ा में मकासद बिल्कुल एक जैसे हैं। यूएई और इसराइल चाहते हैं कि हमास को गज़ा से ख़त्म कर दिया जाए। सऊदी अरब और इसराइल गज़ा के मामले पर मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। वो चाहते हैं कि हमास को गज़ा से ख़त्म किया जाए और वहाँ कोई मुख्तलिफ अथॉरिटी कायम हो, और वो चाहते हैं कि एक गैर मुसल्लह फ़लस्तीन हो। लेकिन यूएई का मानना है कि मगरबी किनारा एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसला है, क्योंकि ये उन्हें एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने यह बयान इसलिए दिया कि वो मगरबी किनारे के इंज़माम के कतई खिलाफ हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में पहली बार पूरे मुस्लिम दुनिया की तरफ से मुश्तरका लॉबिंग की जा रही है, चाहे वो अर्दगान हो, चाहे वो जायद हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो कतरी हो या बन। जब ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में उन सब बात की तो वो सब वाज़ेह और मुखलिसाना, चाहे उनके मुफादात कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, ये कह रहे थे कि जनाब सदर, ये एक सुर्ख लकीर है। मगरबी किनारे का इंज़माम बहुत बुरा है। ये सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी अवामी तौर पर बहुत बुरा है। ये हमारे अमरीकियों के साथ ताल्लुकात के लिए बहुत बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा गज़ा को जला दो, अगले दिन शाह अब्दुल्ला से मिले और कहा मेरा रिवीरा प्लान एक ख्याल था। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की और इस मंसूबे की मंजूरी दे दी। टोनी ब्लेयर गज़ा में अथॉरिटी के पास गया और मुस्लिम रहनुमाओं से मिला जिन्होंने इसे बताया ये एक सुर्ख लकीर है, और अब वो एक मुख्तलिफ बयान दे रहा है कि मगरबी किनारे का इंज़माम बिल्कुल अलग मामला है। ट्रंप की पॉलिसी में ज़्यादा हम आहंगी नहीं है जब बात आती है कि वो गज़ा से किया चाहता है। एक हम आहंगी ये है कि इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि वो गज़ा से किया चाहता है। एक हम आहंगी ये है कि ट्रंप बाइडन के बरक्स, बाइडन को बिल्कुल वाज़े अंदाज़ा था कि वो गज़ा में किया चाहता है। जो कुछ इसराइल चाहे मैं वही करता हूँ, जो कुछ इसराइल को चाहिए मैं देता हूँ। अगर उन्हें इंसानियत दोस्त जवाब चाहिए ताकि मैं मैरीन्स भेज सकूं तो मैं फराहम कर दूंगा। अगर वो शुमाली गज़ा को नस्ली तौर पर साफ करने में मुश्किल का शिकार हैं, गज़ा और हुरियस की नस्ली सफाई में मदद मिल सके। याददाश्तें सामने आ रही हैं जब बाइडन ने देखा इसने कहा से होनी हो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला ये है जो इसे बेहतरीन दलील दे अमरीका के मुफाद में हो तरजीह देता है। इस वक्त ट्रंप को नहीं मालूम मुफाद कहाँ है।
इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के जवाब में क्या अमेरिका की गजा पर कोई पॉलिसी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका की गजा पर कोई पॉलिसी है। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप की भी गजा पर कोई पॉलिसी है। मेरा ख्याल है कि ये सब इस पर मुनहसर है कि किसकी लाबी सबसे ज्यादा मजबूत है। और मेरा ख्याल है कि जब बात गजा की आती है तो सबसे मजबूत लाबी इसराइली, यूएई और सऊदी लाबी है। जब बात वेस्ट बैंक की आती है तो मेरा ख्याल है कि इसराइली लाबी कमजोर हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं। आपने जिक्र किया कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप इस दौर में जब जंग बंदी के बाद सब कुछ बखर गया लाइन में आ गए, और जाहिर है फिर खूनरेजी और भी शदीद हो गई। और अपने एप्स्टैन फाइल्स का भी जिक्र किया। क्या एप्स्टैन फाइल्स और डोनाल्ड ट्रंप के लाइन में आ जाने के दरमियान कोई ताल्लुक है? मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसका कोई बड़ा रास्त ताल्लुक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप ट्रंप की पॉलिसियों के ग्राफ को देखते हैं जो गजा के हवाले से हैं, तो एप्स्टेन फाइल्स के वक्त और उसके बाद ट्रंप ने गजा के बारे में जो कुछ किया, इसमें कुछ न कुछ बहुत अजीब सा है। और कैसे गजा की कहानी अचानक बदल जाती है, जंग बंदी के लिए दबाव डालने और हमास से बातचीत करने से लेकर अचानक इसराइलियों को खिली छूट देने तक, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाइडन ने गजा के मामले में किया था। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में खूनरेजी ज्यादा हुई है और इस तरह की बातें की हैं। ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता कि अब बाइडन और ट्रंप का खूनरेजी के हवाले से मवाजना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही घर तबाह किए, कत्ल व गारत की, लोगों की टांगें बमबारी से उड़ा दी, फलस्तीनी बच्चों और औरतों को कत्ल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहां तक इन दोनों का ताल्लुक है, ये तकरीबन बिल्कुल एक जैसा ही है। ये इस बारे में मेरी राय है। लेकिन गजा के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है हालिया हफ्तों में। पिछले चंद महीनों हफ्तों में ये शदीद हो गया है। लेकिन मेरी राय में इस शिद्दत का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से कम और इस बात से ज्यादा है कि सेहूनी अब इस बात को ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि वो अमरीका पर असरअंदाज होने और गजा में अपने मकासद हासिल करने में अपनी मर्जी के मुताबिक कामयाब नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में इस शिद्दत का ताल्लुक इस ख्याल से है कि जब इसराइल यूरोप को अपनी लाइन में रखने की कोशिश कर रहा है, तो बरतानिया इसके बजाय फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है। फ्रांस भी इसके बजाय फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है। स्पेन भी इसके बजाय फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है। अब फ्लोटलास की बात करें तो इटली और स्पेन ने अपने जहाज़ भेजे हैं ताकि अपने फ्लोटर्स को बचा सकें, हालांकि अमेरिका के अंदर इसराइल के बाइकॉट पर पाबंदी लगाने की कोशिशें हुई। कांग्रेस में बिल पेश हुआ लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ और ना ही पास हुआ, और ना ही नस्ल कशी के खिलाफ तंजीमों को किसी किस्म की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने की कोशिशें कामयाब हुई। मशीगिन की अदालत ने फैसला दिया है कि अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर फ़लस्तीन एक जायज़ तंजीम है और उन्हें इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। नेवाडा की एक अदालत ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनी मसले पर बात करना बिल्कुल जायज़ है। आपके पास ये नॉन प्रॉफिट कलर बिल है जिसमें इसराइलियों ने कोशिश की कि अमरीकी अपने इत्तेहादियों को यकतरफा इख्तियार दे दें कि वो अमरीका में खैराती इदारों की टैक्स से मुस्तसन हैसियत ख़त्म कर सकें। इसके बजाय हमने देखा कि ईसाई चर्चिस ट्रंप के पास गए और कहा कि हम ये यकतरफा इख्तियार अटॉर्नी जनरल को देना नहीं चाहते। आपको कोई हक नहीं कि आकर हमारी टैक्स से मुस्तसन हैसियत में मुदाखलत करें। मेरा ख्याल है कि सेहूनी जब एंड्रयू कोमो को देखते हैं, वो इसराइल के साथ हैं, तो उन्हें ये पॉलिसी महंगी पड़ी जब वो मामदानी के मुकाबले में हार गए। सियासी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले कोमो इसराइलियों के बारे में बात करना छोड़ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इसराइली ये देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है, जहां एक चीनी सिफारतकार एक इसराइली जनरल से बात कर रहा है जो सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इक्तबास इसराइलियों की नस्ल कशी करने का जवाज है, और चीनी सिफारतकार कहता है कि अब कोई तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करता। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू ये महसूस कर रहे हैं कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने जाते हैं तो ज्यादातर लोग कमरा छोड़ देते हैं जब वो बोल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसराइलियों के लिए मैं नहीं समझता कि इस शिद्दत का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से इतना है जितना कि इस बात से है कि हमें यह महसूस हो रहा है कि जो मोहलत हमें ये सब कुछ जारी रखने के लिए दी गई थी वो कम होती जा रही है और पाबंदियां सख्त हो रही हैं। हम अब इस पोजीशन में नहीं हैं जिसमें पहले हुआ करते थे। अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें खुद कफील मईशत कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया उनके अल्फाज में फ़लस्तीनियों, चीनियों और कुतरियों की सुन रही है, और इसी वजह से बाइकॉट की बना पर अब हमें अपनी मईशत को खुद कफालत की तरफ मुंतकिल करना होगा। मेरा ख्याल है कि शिद्दत डोनाल्ड ट्रंप इसराइलियों को कह रहे हैं कुछ भी कर लो, बल्कि ये इसराइली खुद कह रहे हैं कि ओ खुदाया हमारा वक्त ख़त्म होता जा रहा है, गज़ा पर कब्ज़ा करना है, इसे तबाह कर देना है।
اور میرا خیال ہے کہ اسرائیلی پاگلپن کی حد تک جا رہے ہیں، اسی لیے وہ قطر پر حملہ کرتے ہیں۔ میری رائے میں اس کا امکان موجود ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ یقینی ہے یا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو نہیں بتایا کہ وہ پاگلپن۔ میرا خیال ہے اسرائیلی پاگلپن کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ شدت دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ عروج پر ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ہمیں اپنے فائدے حاصل کرنے ہیں، دنیا بند ہو جائے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ میرا مطلب ہے زیادہ تر تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم امریکی انتظامیہ کو قطر پر ان حملوں کا کچھ پیشگی علم تھا۔ آپ اس کے برعکس تجویز کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے، اپنے اب تک کہا ہے کہ امریکیوں کی کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے۔ کیا نیتن یاہو کے پاس یہاں کوئی مربوط پالیسی ہے؟ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ کو بالکل علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اسرائیلی اس قابل ہیں کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے تعریفی طور پر یہاں تک کہ امریکی جہازوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب وہ خود کو دیوار کے ساتھ لگا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ دنیا کو جلا دینے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اتحادی امریکیوں کے خلاف جانے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر امریکیوں کے ساتھ امن برقرار رکھنے اور اسرائیلیوں کے ساتھ اتحاد کو یقینی بنانے کانگریس کے ارکان پر لابنگ کرنے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اسرائیلیوں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹے قطر کے ساتھ بے شمار سرمایہ کاری منصوبے شروع کرنے والے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں انہیں خلیجی ریاستوں کے ساتھ مل کر $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری دی ہے۔ کیا یہ منطقی ہے؟ اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ٹرمپ نے $3.4 ٹریلین لیے ہوں اسرائیلیوں سے کہیں قطریوں پر حملہ کریں۔ کیا یہ قابل یقین ہے کہ قطریوں نے ٹرمپ کو اتنی ساری رقم دی ہو اور ٹرمپ وہ رقم لے کر پھر اسرائیلیوں سے کہہ دیں کہ جا کر قطر پر حملہ کرو؟ ٹرمپ کی شخصیت دیکھتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسا کریں، کیونکہ وہ مالی مدد کے محتاج ہیں جو ان سرمایہ کاریوں کا جشن مناتے ہیں اور خاص طور پر ان خلیجی ریاستوں سے تعلقات سراہتے ہیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اسرائیل نے کہا ہو جلدی حملہ کرتے ہیں اور بعد میں نتائج سے نمٹ لیں گے، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ٹرمپ کو اس کا علم تھا۔ ٹرمپ کے لیے اس میں کیا دلچسپی ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو اجازت دیں کہ وہ حماس کے وفد پر حملہ کریں، جبکہ اس کا واحد ممکنہ میڈیا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹرمپ پر اسرائیلی اثر و رسوخ ہے اور وہ اس کی جنگ بندی کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تاثر نہیں ہے جو ٹرمپ امریکیوں کو دینا چاہتے ہیں، نہ ہی عرب دنیا کو، بلکہ اس سے بھی آگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکی حکام اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر دوحہ پر اس طرح حملہ کیا جائے تو اس کے کیا معنی ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس سے ایک ایسی تحریک جنم لے گی جس میں لوگ متبادل سیکیورٹی انتظامات وغیرہ تلاش کریں گے۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ امریکی حکام ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں، جناب صدر، یہ بہت اچھا خیال ہے، آئیے اسرائیلیوں کو دوحہ پر حملہ کرنے دیں کیونکہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ انہوں نے یہ حساب لگا لیا ہوتا کہ اس کے نتائج بہت وسیع اور شاید ناقابل تلافی ہوں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، میرا یہ مطلب نہیں کہ ٹرمپ کو علم نہیں تھا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ یعنی جب آپ اس معاملے کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں اور مختلف مفادات کو تولیں، تو میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیلیوں کے ساتھ ایک بہت مربوط خارجہ پالیسی ہے۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی بگاڑ پیدا کریں، امریکہ ہمیشہ ہماری صفائی کرے گا۔ چاہے ہم جتنی بھی مشکلات میں ہوں، امریکہ ہمارا آئرن ڈوم دوبارہ تعمیر کرے گا۔ چاہے ہم جتنے بھی پیسے گنوا دیں، امریکی ہمیں اربوں ڈالر دیں گے تاکہ ہمارا خیال رکھا جا سکے، جبکہ وہ گھر جو ہریکین کترینا سے تباہ ہو گئے تھے وہ ویسے ہی برباد رہیں گے۔ کیونکہ ترجیح اسرائیل کو دی جائے گی، ان امریکی شہریوں پر نہیں جو فلوریڈا میں رہتے ہیں، جبکہ امریکی صحت کی دیکھ بھال کے بلوں سے نبرد آزما ہیں اور بہت سی فیملیز صحت کے اخراجات کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کو یقین ہے کہ امریکی حکومت کی ترجیح اکتوبر 2023 میں اسرائیلیوں کو $14 ارب دینا ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ صحت کے اس بحران سے نمٹے۔ اسرائیل کو یقین ہے کہ چاہے شکاگو اور لاس اینجلس جیسے شہروں میں بے گھری کا بحران کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، امریکہ کی حکومت کے لیے سب سے پہلے اسرائیل ہے، امریکہ نہیں۔ اسرائیل کو یقین ہے کہ اس نے امریکہ میں جتنی لابنگ کی طاقت استعمال کی ہے اور ہر سال جو $300 ملین وہ AI پیک پر خرچ کرتا ہے، جس کے بارے میں مارجرے ٹیلر گرین کہہ رہی ہیں
कि अब इसे गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए। इसराइल को यकीन है कि हम जो चाहें कर सकते हैं और हम मार्को रूबियो और अमरीकियों पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी तरफ से लॉबिंग करेंगे और इस गड़बड़ को साफ करेंगे। और मेरा मतलब यही है जब मैं कहता हूं कि इसराइल पागल हो गया है। इसीलिए जो मुलाकात ट्रंप के साथ हुई थी वो मुस्लिम रहनुमाओं और अरब रहनुमाओं की तरफ से थी कि इसराइलियों को काबू में लाया जाए। ये नहीं कि वो इसराइलियों के खिलाफ हैं, बल्कि उन्हें काबू में लाना है। वो बेकाबू पागल हो गए हैं। वो इसलिए पागल हुए हैं क्योंकि अब उन्हें बार बार ऐसा करने देते हैं। मेरा ख्याल है कि इसराइलियों के लिए जब तक अमेरिका ना रोके तब तक हम खित्ते के साथ मुख्तलिफ ममालिक पर बमबारी जारी रखें। आओ मुल्क को जंग में धकेलने की कोशिश जारी रखें। ऐसा एक तासुर है कि हम ये सब कुछ करते रह सकते हैं क्योंकि हमें इसकी इजाज़त हासिल है। लेकिन मेरा ख्याल है ये सब कहने के बाद मैं समझता हूँ कि इस मुस्तकिल खारजा पॉलिसी में खुद इसराइलियों की तरफ से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। हम कब तक तवक्को कर सकते हैं कि अमरीकी हमें हिमायत देते रहेंगे, जबकि अब हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि सर्वे में इसराइल खुद अमरीका में बेमिसाल हद तक गैर मकबूल हो चुका है। और ये दोनों तरफ है, डेमोक्रेट्स में भी और रिपब्लिकन्स में भी। और ये देखना बाकी है। मेरा ख्याल है कि इसराइलियों का नतीजा ये है कि हम बाद में सर्वे में अपनी मकबूलियत वापस हासिल कर लेंगे। बस हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। सवाल यह है कि अमरीका कब तक सब्र करेगा। ये किसका मंसूबा है? नेतन्याहू का? ग्रेटर इसराइल? ये ख्याल कि इसराइल को मुस्लिम दुनिया में फैलना चाहिए और शाम हता के सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक से बड़े बड़े इलाके लेने चाहिए, क्या ये बिलाखिर इसराइल का मंसूबा है? मेरा ख्याल है कि यह हर इसराइली का ख्वाब है। मेरा मतलब है एक इसराइली शहरी की तारीफ ही ये है कि वो चोरी शुदा ज़मीन पर रहता है। यही एक इसराइली शहरी की असल तारीफ है। एक इसराइली शहरी वो है जो फ़लस्तीन गया, वहाँ एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को रहते हुए पाया, इस फ़लस्तीनी ख़ानदान को वहाँ से निकाला, चोरी शुदा ज़मीन पर घर बनाया, ख़रीदा, और फिर पहले बरतानिया और बाद में अमरीका की हिफाजत में रहा, और फिर उन्होंने अपनी शहरियत कायम की और इसे इसराइली शहरी कहा। इसराइल अपनी फितरत के एतबार से, जैसा कि टॉम बाराक ने कहा, इसराइल साइकिस पेको को तस्लीम नहीं करता। ये साइकिस पेको मुआहदे का पाबंद नहीं है, क्योंकि इसराइल, जैसा कि इसराइली इसका ख्वाब देखते हैं, अपनी मौजूदा सरहदों के अंदर नहीं है। इसे इस वक्त तक फैलना है जब तक कि मुंतखब कौम वो सब कुछ वापस ना ले ले जो खुदा ने उनसे वदा किया था, जैसा कि इसराइली इसको समझते हैं। अगरचे जब अब गहराई में देखें तो कुरान में भी इस कहानी का एक वर्जन है, जैसा कि तौरात में है और नए अहदनामे और पुराने अहदनामे में भी है। खुदा ने उन्हें ज़मीन का वदा इस शर्त पर किया था कि वो कुछ शराइत पूरी करेंगे, और वो इन शराइत को पूरा करने में नाकाम रहे, इसलिए खुदा ने उन्हें वो ज़मीन नहीं दी। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल है कि इसराइल का मकसद हमेशा से ग्रेटर इसराइल ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी उनका मकसद नहीं रहा। मेरा ख्याल है जब आप इस नए कंसोर्शियम को देखते हैं जो टुक टाक खरीद रहा है, जिसके बारे में व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि हम टुक टाक की फरोख्त पर मजबूर करेंगे, लेकिन पहले हमें इसके एल्गोरिथम को दोबारा तरबियत देना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें यह यकीनी बनाना है कि जब ये टुक टाक दोबारा लॉन्च हो तो ये अब लोगों को फ़लस्तीन की वो हकीकत ना दिखाए जो अमरीकियों की राय बदल रही है। ये अब उन्हें फ़लस्तीन में होने वाली मौत और कत्ल गारत नहीं दुखा रहा। ये उन्हें अब साफ सुथरी इसराइली प्रोपेगेंडा और इस जैसी चीज़ें दुखा रहा है। कंसोर्शियम के एक रुकन का इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया, अब के लिए इसराइल का क्या मतलब है, और वो कहते हैं, इसराइल एक ऐसी रियासत का क़याम है, एक बेरियासत कौम के लिए जो हमें होनी चाहिए और जिसके हम हकदार हैं, वगैरह वगैरह। दूसरे लफ्ज़ों में, हर इसराइली तारीफ के मुताबिक एक अजीम तर इसराइल का ख्वाब देखता है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू समझते हैं कि 7 अक्टूबर ने एक सुनहरी मौका फराहम किया है कि वो अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए कुछ पर्दा फराहम कर सकें, लेकिन उन्हें 2 मसाइल का सामना करना पड़ा। पहला मसला यह है कि फ़ौजी बर्तरी के बावजूद 2 साल गुजर चुके हैं और वो गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर सके। ये एक फ़ौजी नाकामी है। वो फ़ौजी तौर पर गज़ा पर कब्ज़ा करने से कासिर हैं। दूसरी नाकामी ये है कि उन्होंने इस बात को कम समझा कि गज़ा में होने वाली तबाही अमरीकी अवामी राय पर क्या असर डालेगी, क्योंकि इसराइल नाआबादियाती ताकत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसराइल बरतानवी सल्तनत की मदद से कायम हुआ था। जब बरतानवी सल्तनत का ज़वाल हुआ तो उन्होंने इसकी जगह अमरीका को दे दी, और अब अमरीका ही वो मुल्क है जो इसराइल को इसके जंगें लड़ने के लिए हथियार और माली वसाइल फराहम करता है। इसराइलियों ने इस तबाही और उसकी सोशल मीडिया पर बसरी नुमाइश के अमरीकी अवामी राय पर असरात को कम समझा, यहाँ तक कि अब की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस, जो पहले कभी नहीं हुआ, इसराइल की हिमायत में हिचकिचाहट का शिकार हो रही है।
अब देख रहे हैं कि मार्जरे टेलर ग्रीन कांग्रेस से वो बिल वापस ले रही हैं जो इसराइल की हिमायत में पेश किए गए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रोग्रेसिव कॉक्स और कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने के हक में वोट दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आकर खेलकर कह रहे हैं कि हम मगरबी किनारे के इंजमाम को मुस्तरद करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब वो चीजें हैं जिन्हें इसराइलियों ने कम समझा था। जी हाँ। क्या मैं अब से कुतर के बारे में पूछ सकता हूँ? क्योंकि आपने इशारा दिया था कि कतरी इस पर वाज़े तौर पर हैरान रह गए थे दोहा पर बमबारी के बाद, लेकिन अब तक उनकी हिकमत अमली ये रही है कि वो अमरीकियों को खुश करें, उन्हें एक एयरबेस दें और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा फराहम करें। वो एयरलाइन भी जो चंद माह पहले वदा की गई थी। ऐसा लगता है कि यह हिकमत अमली यहाँ बुरी तरह नाकाम हो गई है। आपका इस बारे में क्या तबसरा है कि कुतरियों की पोजीशन अमरीकियों और इसराइल के हवाले से कैसी है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने पिछली बार मुझसे कुतरियों के बारे में सवाल किया था और मैंने कहा था कि उन्होंने जिजिया अदा किया और वो इस पर वाकई नाराज हो गए थे। और अब इस सवाल में अपने बुनियादी तौर पर कहा है कि समी ने ये यकीनी बनाऊंगा कि तुम दोहा ना जाओ। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि कुतरियों के पास अमरीकियों को खुश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे ख्याल में इसराइली बमबारी के बारे में दो सवालात पूछने चाहिए। पहला सवाल यह है कि उन्होंने दोहा पहुंचने के लिए कौन सी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। ये खुद एक सवालिया निशान है, क्योंकि अगर वो सऊदी फिजाई हुदूद से गुजरे तो इसका मतलब है कि सऊदी इस बात पर खुश थे कि इसराइल ने कुतरियों को निशाना बनाया और बिन सलमान ने कुतरियों की हिमायत में गैर मामूली तौर पर बहुत सख्त बयान जारी किया। ये तकरीबन ऐसे है जैसे इसे कुतर की हिमायत समझा जा सकता है, लेकिन इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि वल्लाह ये मेरे साथ था, यानी एक तरह की मुजरमाना वल्लाह वगैरह के बरक्स। दूसरा सवाल जो पूछने के काबिल है वो ये है कि कतरी हक किया कर सकते थे। अल-अदीद अमरीकी फौजी अड्डे का मकसद ही कुतरियों को ऐसे हमलों से बचाना है जो इसमें नाकाम रहा। यानी अमरीकियों की तशरीह यह है कि इस अड्डे का मकसद कुतरियों को इसराइलियों से बचाना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ कुतरियों को सऊदियों से बचाना है। और यही वजह है कि अल-अदीद कायम किया गया था। ये 1996 में कायम हुआ था जब बेटे अमीर ने अपने वालिद को माजूल किया ताकि सऊदी हमले को रोका जा सके। अमीर सऊदी वालिद अमीर कुतुब बहाल हो और बेटे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिद वापस आएं। मैं इसराइलियों के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आऊंगा, मैं अमरीकी अल-अदीद अड्डा ले आऊंगा, बस सऊदियों को मुझ पर हमला न करने दें और सब ठीक रहेगा। तो हो सकता है कि कुतरियों को एहसास हो गया कि अल-अदीद कभी कुतर को इसराइलियों से बचाने नहीं बनाया गया था, इसका मकसद सिर्फ कुतर को सऊदियों से बचाना था। तीसरा अहम नुक्ता कतरी क्या कर सकते हैं। कतरी नुक्ता नज़र से अमारात का मुअक्किफ मोहम्मद बिन जायद ने सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की। कुतरियों ने हंगामी सरबराही इजलास का एहतमाम किया मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके। बन जायद ने शिरकत नहीं की। बन जायद मुख्तसर दौरे पर आए, इसी दिन वापस चले गए, गोया सिर्फ इसलिए कि इनकार की गुंजाइश रखी जा सके। मेरा ख्याल है कि कतरी इस बात से आगाह हैं कि अमारात ने इसराइलियों से कहा कि तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी थी, तुम कैसे चौंक गए। तो गोया अमारातियों का रवैया कुछ यूं था कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन देखो इसराइलियों ने गड़बड़ कर दी। वो इतने होशियार नहीं जितने वो खुद को समझते थे। कतरी इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त सऊदी अपने तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और सऊदियों के दिल में अब भी कुतर के हवाले से रंजिश बाकी है जो नाकाबंदी के दौरान और अरब बिहार वगैरह के वक्त पेश आया था। अगरचे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बेएतमादी अब भी मौजूद है। कतरी इस बात से भी वाकिफ है कि दीगर इलाकाई ममालिक इसराइलियों के लिए किसी तनाज़े में मुलव्वस होना नहीं चाहते। कुवैती नहीं चाहते और बहरीनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, मराकशी भी नहीं चाहते, ट्यूनस भी किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता, हालांकि वो सुख फ्लोटीला को वसूल करते हैं। जब इसराइलियों ने फ्लोटीला पर हमला किया तो की ने कहा, तुनस सदर ने कहा, मैं ये नहीं चाहता। ये इसराइली नहीं थे, ये इसराइली नहीं थे, ये बस वो कुछ था जो कुश्ती पर खुद ही हुआ था। तो कुतरियों के लिए मुत्तहिदा महाज बनाना मुस्लिम दुनिया के साथ नामुमकिन है। जब इतने ज्यादा लोग अमरीकियों इसराइलियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो क्या वो मुतबादिल सिक्योरिटी ढांचा तलाश कर सकते हैं? चीनियों को अमरीका के मुतबादिल कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। चीनियों को सऊदी अरब के तेल के कुनमों वगैरह की हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ये किरदार खुद संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीनी खुद को इस तरह नहीं देखते। रूस के पास भी ये सलाहियत नहीं है कि वो ये कर सकें। तो कुतर के पास अमरीकी सिक्योरिटी ढांचे का कोई मुतबादिल नहीं है।
अर्क फौजी अड्डा वहां मौजूद था, लेकिन वो इसराइलियों पर हमले रोकने में नाकाम रहा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कों ने कुतरियों को पहले से खबरदार कर दिया था, लेकिन इससे ये जरूर जाहिर होता है कि कुतरियों को इसराइलियों जैसे हमले से बचाने में तुर्क टेक्नोलॉजी की अपनी हदूद है। यानी अगर वो तुर्क फौजी सलाहियतों को अमरीकी सिक्योरिटी मुआहदे के मुतबादिल के तौर पर बढ़ाना भी चाहें, तो तुर्की के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो ये फराहम कर सके। तो हमने इन तमाम मुमकिना मुतबादिल को वाज़े तौर पर रद्द कर दिया है। वो बस मौजूद ही नहीं है। कुतर अपने अमेरिका में सरमायाकारी वापस ले सकता है और ट्रंप से कह सकता है कि मैं तुम्हें $1.4 ट्रिलियन नहीं दे रहा और मेरा जहाज वापस करो। ऐसे मौके पर ट्रंप शायद सऊदी अरब और यूएई से कह दे कि कुतर पर खिलकर हमला करो, और अगर अल अदीद की हिमायत ना हो तो कुतर को सऊदी अरब और यूएई बहुत आसानी से निगल सकते हैं। तो वो ट्रंप से ये नहीं कह सकते कि हमारी सरमायाकारी वापस करो। वो ट्रंप से ये भी नहीं कह सकते कि हम तमाम सिक्योरिटी मुआहदे दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। और मैंने वो CNN का इंटरव्यू देखा था जिसमें कतरी वजीर आजम मोहम्मद अब्दुल अली थे। इस इंटरव्यू की सितम ज़रीफ़ी ये है कि खुद एंकर को भी महसूस हो रहा है कि कुतर फंस चुका है, क्योंकि वो पहले 15 मिनट यही कहता रहता है कि नेतन्याहू एक गुंडा है और इसराइल गुंडागर्दी कर रहा है, और फिर एंकर कहता है लेकिन अमरीका का किया। यकीनन अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी होगी, और वो फौरन घबरा गया और कहा अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अमेरिका ने हमें बताया कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो जहाज पर बैठा व्हाइट हाउस गया, वाशिंगटन गया, और इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और हम सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ा रहे हैं। दरहकीकत ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जब एक सूस ने रिपोर्ट किया कि कुतर अपनी तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहा है। कुतर की वजारत इत्तलात ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर आकर कहा कि हम एक सूस की जानिब से किए गए उन बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं कि हम अमेरिका के साथ किसी भी सिक्योरिटी मुआहदे पर नजरसानी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब कुतरियों को इसराइलियों ने निशाना बनाया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि वो हकीकत में कितने गैर महफूज है, और इस गैर महफूज सूरत हाल में उनके लिए सबसे बेहतर यही था कि वो किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करें जहां सब लोग अपना गुस्सा निकाल सकें और एक PR एक्सरसाइज हो जाए। इसराइल एक गुंडा ताकत है और इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन यह सरबराही इजलास कमजोर और जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि जब राइटर्स ने इस पर रिपोर्ट किया तो उन्होंने लिखा कि नतीजा इसराइल की सरगर्मियां मामूल के ताल्लुकात की तरफ पेशरफ को खतरे में डालती हैं, ताल्लुकात को मामूल पर लाने में रुकावट बुनती हैं। हम इसराइल के किए हुए काम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल रुक जाओ, ताल्लुकात मामूल पर आए, हमले करते हो तो मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये छोटे ममालिक की सियासत की हकीकत है। कुतर के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो दोहा में जो नुकसान उठाया है इसे बर्दाश्त करे और अमरीकियों के पास जाए और कोशिश करे कि ट्रंप को कायल करे कि ये इसके मुफाद में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती मुफाद में नहीं है। ये बात कही जाए तो ट्रंप के ज़ाती मुफाद का जाविया वो चीज़ है जिस पर कतरी हमेशा खेलने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो ट्रंप के होटल खरीदना हो या इसे ज़ाती तहाइफ देना हो। जो तैयारा दिया गया था वो रियासत-ए मुत्तहिदा की सदारत को नहीं दिया गया था, ये तैयारा ज़ाती तौर पर ट्रंप को दिया गया था। खलीजी रियासतों में ये राय पाई जाती है कि ट्रंप और इसराइल एक ही चीज़ नहीं है, कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ाती ताल्लुकात खरीद सकते हैं तो शायद आप इसराइलियों और दीगर पर दबाव डाल सकें। यहाँ आखिरी काबिल जिक्र बात यह है कि कतरी चाहे उनके पास महदूद इख्तियारात हों, कुतर पर हमले के वसीतर असरात से काफ़ी हद तक मुतमईन है। वो हमला जो अपने दोहा पर होने का जिक्र किया था, अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक फैसला कुन लम्हा है। मेरा नहीं ख्याल कि यह इतना बड़ा फैसला कुन लम्हा है, लेकिन यकीनी तौर पर दोहा पर हमलों ने यह किया कि इसने इसराइल के इत्तेहादियों के लिए इसका दिफा करना मजीद मुश्किल बना दिया। मेरा ख्याल है कि इसने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अमल को तेज़ कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसने इसराइल के इत्तेहादियों की यह ख्वाहिश भी तेज़ कर दी कि वो इसराइलियों से मज़ीद फासला पैदा करे ताकि वो बैन अल अक़वामी कानून की पासदारी का दिखावा जारी रख सकें। मेरा ख्याल है कि इसराइली खुद को एक मतूब रियासत बना रहे हैं। मेरा ख्याल है कतरी ये कहेंगे कि अगर हम अमरीकियों के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम नुकसान साख का नुकसान जो इसराइलियों को हुआ इसे कबूल करेंगे और इसे अपनी जीत समझेंगे। अच्छा, तो अब कहते हैं कि ये कोई अहम मोड़ नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में ये दिफाई मुआहदा किया है, एक नेटो तर्ज का दिफाई मुआहदा, कम अज कम यही कहा जा रहा है। ठीक है, ये नेटो तर्ज का दिफाई मुआहदा नहीं है, लेकिन अब बात जारी रखें। ठीक है, और इसी तरह इसकी तशहीर की जा रही है।
اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے اگر کسی تیسرے فریق کے ساتھ دشمنی یا جنگ ہو جائے۔ کئی تجزیہ کاروں نے اسے ایک روک تھام کے اقدام کے طور پر پیش کیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے نقطہ نظر سے اسرائیل کے قریب ہونے کے حوالے سے، اور یہ معاہدہ دوحہ حملوں کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا دوحہ حملوں اور سعودی عرب و اس معاہدے کے درمیان کوئی تعلق ہے، اور آپ کے خیال میں اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لازمی طور پر ایسا ہے۔ میرے خیال میں اس معاہدے کا وقت اتنا تیز تھا کہ یہ دوحہ حملوں کے رد عمل کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ فوجی معاہدے 2-3 ہفتوں کے اندر دستخط نہیں ہوتے، یہ کئی مہینوں کے دوران طے پاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ بات چیت دوحہ حملوں سے بھی پہلے سے جاری تھی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خود سعودی عرب کو حوثی میزائلوں نے نشانہ بنایا اور امریکی سعودی عرب کو ایران سے بچانے میں ناکام رہے، جب ایران نے عراق میں اپنی ملیشیاؤں اور حوثیوں کے ذریعے میزائل داغے اور پکیاک میزائل استعمال ہوئے، تب بھی سعودی عرب نے کوئی متبادل سیکیورٹی نظام تلاش نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے امریکیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور سیکیورٹی نظام کی توثیق کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خاص پاکستان سعود معاہدہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب چین کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتا ہے، لیکن امریکی انہیں چین کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات سے باز رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات نے چین کے ساتھ کئی تکنیکی معاہدے کیے جن میں فوجی ساز و سامان بھی شامل ہے۔ امریکہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس نے متحدہ عرب امارات کو منی لانڈرنگ کی گرے لسٹ میں ڈال دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنیاں اچانک دبئی اور ابوظہبی میں اپنی حیثیت کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دفاتر منتقل کرنے پر بھی غور کیا کیونکہ وہ کسی ممکنہ پابندی یا اس جیسی کسی چیز کی زد میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ پھر متحدہ عرب امارات نے چین کے ساتھ کئی معاہدے منسوخ کر دیے اور امریکہ نے جواباً متحدہ عرب امارات کو منی لانڈرنگ کی گرے لسٹ سے نکال دیا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہاں تمہیں کثیر قطبی ہونے کا اختیار نہیں ہے، تم تو ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف۔ اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے قریب رہنے کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی چین کے قریب ہونے کے لیے مزید خفیہ طریقے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور میرے خیال میں یہی وہ پس منظر ہے جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں سعودیوں نے یہ نوٹ کیا کہ جب پاکستانی چینی طیاروں نے اس جھڑپ میں بھارتی طیاروں کو مار گرایا، اور جب یہ رپورٹس آئیں کہ بھارتی پائلٹس کو حملہ ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آیا، کہ وہ چینی طیارے اپنے ریڈار پر بھارتی طیاروں کو بہت پہلے دیکھ سکتے تھے جبکہ بھارتی طیارے ایسا نہیں کر سکتے تھے، تو میرے خیال میں سعودی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس چینی ٹیکنالوجی تک کیسے رسائی حاصل کرے بغیر اس کے کہ امریکہ ناراض ہو جائے، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا اور پھر اسے کسی اسلامی سیکیورٹی معاہدے کے طور پر پیش کرنا اور اس معاہدے کو استعمال کر کے چینی فوجی ساز و سامان تک رسائی حاصل کرنا جو پہلے ہی پاکستانی فوج کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں چینیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر رہا، یعنی میرے پیچھے مت آئیں، مجھ پر پابندیاں مت لگائیں، مجھے دھمکیاں مت دیں، میرا ویژن 2030 خراب مت کریں، میں ایسا نہیں کرنے والا، یہ تو بس ایک برادرانہ سیکیورٹی معاہدہ ہے اور بس۔ جبکہ وہ پاکستانیوں سے کہتا ہے بھائی مجھے ایک چینی جیٹ دو، ذرا دیکھنے دو، بھائی مجھے ایک چینی ہتھیار دو۔ پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات عروج پر ہیں۔ عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پروٹوکول اس کی اجازت نہیں دیتا، پروٹوکول امریکہ کو اجازت نہیں دیتا، صدر کو کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا جیسے عاصم منیر۔ یہ تو شہباز شریف صدر کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن عاصم منیر اس وقت امریکہ میں اس عروج سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور میڈیا میں اس جشن سے بھی کہ پاکستان اور امریکہ اب دوبارہ اچھے دوست بن رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ٹرمپ اور مودی کے تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کو ماننے سے انکار کر دیا جب ٹرمپ نے ٹیرف لگائے، تو مودی نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں روس اور شی جن پنگ کے ساتھ شنگھائی کارپوریشن کونسل میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ پاکستانی کہہ رہے ہیں یہ تو بہت زبردست ہے، ہم اور امریکی بہت اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امریکیوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کے باوجود پاکستان نے پیسہ کافی نہیں آ رہا، اور عاصم منیر کو کچھ پیدا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام عمران خان کو بھول جائیں، پاکستان کے مسائل کو بھول جائیں، اسے وہ پیسہ چاہیے لیکن وہ پیسہ امریکیوں کی طرف سے اتنی جلدی نہیں آ رہا۔ عاصم منیر جانتے ہیں کہ اگر وہ سعودیوں کو کوئی چینی ہتھیار دیتے ہیں اور امریکیوں کو پتہ چل گیا تو امریکی بہت جلدی اپنا رویہ بدل سکتے ہیں، قریبی تعلقات بننے کے بجائے یہ تعلقات تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں۔
अमरीकी कह सकते हैं, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि इस मुआहदे के जरिए मुझे धोखा देने की कोशिश करो और वो हथियार ले आओ। तो पाकिस्तानियों के लिए भी ये मुआहदा सऊदी अरब के साथ करना बहुत खतरनाक है, जब बिन सलमान माली इमदाद को उन चीनी हथियारों के मिलने से मशरूत कर रहा है। इसीलिए अगर आप गौर करें तो ये सिक्योरिटी मुआहदा इसलिए नहीं बनाया गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत करे। क्या पाकिस्तान ईरान के साथ जंग करेगा जब हुसी सऊदी अरब पर एक और मिसाइल दागे? नहीं। क्या पाकिस्तान सिन्हा पर बमबारी करेगा जब हुसी मिसाइल दागे? नहीं। क्या पाकिस्तान इराक में ईरान नवाज मिलिशियाओं पर बमबारी करेगा अगर वो 2019 की तरह शाही महल पर एक और मिसाइल दाग? नहीं। तो ये वाज़ेह तौर पर कोई सिक्योरिटी मुआहदा नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यह मुआहदा इस बुनियाद पर नहीं बनाया गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत करे। ये इस तरह बनाया गया है कि बिन सलमान कहते हैं, आसिम मुनीर मुझे चीनी हथियार चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अमरीकियों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें पैसे की जरूरत है। ये सच है। मुझे हथियार दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन हम ये काम कैसे करें कि अमरीकियों को पता ना चले? और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर इस तरह का कोई तबादला होता है, यानी पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं उन चीनी फिजाई हथियारों के बदले, तो वाशिंगटन का रद्द अमल किया होगा। ये कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन दोनों इसके लिए बेताब हैं क्योंकि सऊदी अरब समझता है, और यही वो जगह है जहां दोहा आता है, सऊदी अरब समझता है कि अगर अमेरिका के हथियार अब सबसे जदीद नहीं रहे, अगर वो कुतर की हिफाजत के लिए बेकार हैं, अगर वो सऊदी अरब को हुसी ड्रोन से बचाने में नाकाम हैं, तो फिर मुझे इन चीनियों के पास जाना चाहिए जिन्होंने अभी अभी अपने जदीद फौजी साज और सामान की परेड की है। मुझे इसकी जरूरत है। मैं अब इन अमरीकियों पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि अमरीकी मेरी हिफाजत नहीं करेंगे। उनके हथियार अब पहले जैसे अच्छे नहीं रहे, लेकिन वो मुझे इस तक रसाई नहीं देते, और मेरा ख्याल है कि यही इस सिक्योरिटी मुआहदे का मकसद है। इसीलिए ये सिक्योरिटी पैकेट है। ये पैसे के बदले फौजी साज और सामान का मामला है, लेकिन इस तरह करने की कोशिश की जा रही है कि अमरीकी कोई पाबंदी ना लगाएं, दोनों ममालिक को पीठ पीछे जाने पर सजा देने का कोई बहाना आवजा न ढूंढ सकें। ठीक है, तो आप वाकई नहीं समझते कि ये किसी भी फौजी लिहाज से कोई बड़ा मुआहदा है जो वाकई सऊदियों ने हासिल किया हो, और आप यकीनन ये नहीं समझते कि इसराइलियों और उनके दोहा में किए गए इकदामात का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि इसने एक ऐसे मुआहदे के लिए अच्छी पब्लिक रिलेशंस की आड़ फराहम की जिसका दोहा से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा यह भी ख्याल है कि सऊदी अरब को इसराइल से कोई मसला नहीं है। आपके सवाल का मफरूजा यह है कि सऊदी अरब इसराइल से डरता है। ऐसा नहीं है। इसके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये नहीं समझता कि अगला नंबर उसका है। सऊदी अरब यह नहीं मानता कि अगला नंबर उसका है। सऊदी अरब समझता है कि इसने इसराइलियों के साथ बहुत ज्यादा खैरसिगाली का मुजाहरा किया है। सऊदी अरब का मानना है कि जब मुस्लिम दुनिया ने सऊदी अरब पर फलस्तीन के लिए कुछ करने का दबाव डाला, तो बिन सलमान को यह लगा कि वो बहुत ज़हीन है जब उन्होंने सदीस को हरम में दुआ के लिए भेजा और सद ने आमीन कहा और कहा कि हमारे लिए यही काफ़ी है। जबकि पूरा सऊदी मीडिया नेटवर्क अल अरबिया, उल हदस वगैरह, अगर आप इसे खोली, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, अगर आप अभी अल अरबिया खोली अंग्रेजी और अरबी दोनों में, तो आपको लगेगा जैसे ये तुल अबीब से नशर हो रहा है। वो फलस्तीन मुखालिफ प्रोपेगंडा नशर कर रहे हैं। बन सलमान कह रहे हैं कि मेरा पूरा मीडिया नेटवर्क अब भी तुम्हारे साथ है। बन सलमान इसराइलियों से कह रहे हैं, मैं जानता हूं तुम मेरे खिलाफ नहीं आओगे क्योंकि मैंने जेरिड किशनर को जो अरबों डॉलर दिए, जिनने मैंने इसे वाजे इजाजत दी कि वो इसराइलियों से मिले, इनमें से एक पैसा भी इसराइलियों से वापस नहीं लिया गया। यहां अमेरिका में सिलिकॉन वैली में, जहां हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर पैसा यानी सेहूनी कंपनियों में जो बड़ी सरमायाकारी हो रही है, इसका एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और विजन 2030 के फंड से आ रहा है। अलाल, जो इसराइली एयरलाइन है, रोजाना दुबई के लिए परवाज कर रही है। अगर आप अभी अपना फोन खोली फ्लाइट रेडार पर देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज तुल अबीब से दुबई जाने वाली परवाज सऊदी अरब के ऊपर से गुजरी है। सऊदी अरब ने तो अपनी फिजाई हुदूद भी बंद नहीं की। अब देखेंगे कि यूएई से इसराइल जाने वाला जमीनी रास्ता जो सऊदी अरब, ऑर्डन और अरबत से गुजरता है, वो अब भी फाल है। किसी ने इस जमीनी रास्ते को बंद नहीं किया। बात यह नहीं कि इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ जाना नहीं चाहता। बन सलमान समझते हैं कि इस नस्ल कशी के दौरान उन्होंने इसराइलियों के साथ इतनी फरसिगाली दिखाई है, तो फिर वो आखिर मेरे पीछे क्यों आएंगे? बन सलमान का चीनी हथियारों के हुसूल का इसराइलियों से बचाव से कोई ताल्लुक नहीं है। बन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब एक बड़ी ताकत बने, और वो समझते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे शहर मियामी की तरह नजर आए, लेकिन मैं बेहतरीन हथियार चाहता हूं।
मैं बेहतरीन टेक्नोलॉजी चाहता हूं और मैं ये टेक्नोलॉजी चीनियों से लेना चाहता हूं क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी फोर्ड कंपनी के सीईओ ने चंद माह पहले सामेईन को बताया था कि अगर फोर्ड ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जवाब ना दिया, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं, तो फोर्ड दिवालिया हो जाएगी। सबकी नजरें उन चीनी गाड़ियों पर हैं। मैं काज़ाख्स्तान गया था। मुझे मालूम है ये एक ज़ाती वाक़या है और शायद मुनासिब अंदाज नहीं है। मैं काज़ाख्स्तान गया था। आप देखिए सड़कों पर ये सारी चीनी गाड़ियां नजर आती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ जिला है ये टेस्ला से ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये टेस्ला से बेहतर चलती है। उनकी टेक्नोलॉजी हैरान कुन है। चीन अब कम मेयार की मसनूआत नहीं बनाता। ये एक हाई टेक प्रोडक्ट है। अमरीकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने इत्तेहादियों को चीनियों के साथ करीबी ताल्लुकात बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने भारत को डराने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने हक़ ट्रंप की तरफ देखा और कहा ठीक है, अगर आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे तो मैं चीन की तरफ जाऊंगा। सऊदी कह रहे हैं कि मैं मोदी जितना बहादुर नहीं हूं। मैं ये काम छप कर करना चाहता हूँ। मैं ये काम इस पाकिस्तान सिक्योरिटी मुआहदे के जरिए करना चाहता हूँ। लेकिन ये ख्याल कि सऊदी को ये फिक्र है कि इसराइल सऊदी अरब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। सऊदी अपने घरेलू मकासद हासिल करने के लिए इसराइल के साथ शिराकत दारी कर रहा है। इसने विजन 2030 के लिए हिमायत हासिल करने के लिए इसराइली लाबी के साथ शिराकत दारी की है। इसने गजा में इसराइलियों के साथ शिराकत दारी की है। इसके मकासद मुश्तरक हैं। जब आप अल अरबिया में सऊदी तज्जियाकारों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जंग खत्म होगी जब यरगमालियों को रहा कर दिया जाएगा। अब तो इसराइली भी ये बात नहीं कर रहे। सऊदी तज्जियाकार कह रहे हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करना जरूरी है। ये बिल्कुल वही है जो इसराइली कह रहे हैं। गजा में बैन अल अक़वामी अथॉरिटी के क़याम का जो ख्याल है, इसे सऊदी मीडिया भरपूर तरीके से आगे बढ़ा रहा है। जब अपने टोनी ब्लेयर का जिक्र किया तो अपने इशारा दिया था। सुनने वाला शख्स समझता है कि यह अमेरिका और सहूनियों की कोई गैर मुल्की साजिश है। इस पर सऊदी अरब और यूएई से बातचीत की गई है। वो इस पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं, पूरी तरह। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस सिक्योरिटी मुआहदे में दोहा हमलों ने बिन सलमान को जो मौका दिया, इसने बिन सलमान को यह दावा करने का मौका दिया कि यह इसराइलियों के खिलाफ है और ये पीआर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब इसराइलियों से इतना डरता है जितना इसे डरना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि बिन सलमान इस खतरे की कदर करता है जो इसराइली इसके लिए रखते हैं, क्योंकि वो समझता है कि मुसालहत इसे वही मुराद दिला देगी जो कुतर को मिले जब इसने इसराइलियों से मुसालहत की, आज जो यूएई को मिले जब इसने इसराइलियों से मुसालहत की। लेकिन अब इसराइल मुख्तलिफ है। इसराइल समझता है कि ये वो नस्ल नहीं है जिसमें हमें मजीद सियासत खेलने की जरूरत हो। ये वो नस्ल है जिसमें इसराइल साथ मुस्लिम ममालिक पर बमबारी कर सकता है बगैर किसी रद्द अमल के और अमरीका पर भरोसा कर सकता है। अमरीकी वीटो उन्हें किसी भी नताइज से बचाने के लिए काफ़ी है। बहरा रोम में तुर्कमसर मुश्तरका बहरी मश्क के बारे में क्या ख्याल है? 13 साल में पहली बार। मेरा मतलब है कि ये दोनों ममालिक कुछ साल पहले एक दूसरे के दुश्मन थे। एक बार फिर मुबस्सरीन ने कहा है कि ये दोनों ममालिक की तरफ से इसराइल को पैगाम देने की कोशिश थी। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि इसका मकसद इसराइलियों को पैगाम देना था। सीसी पर शदीद दबाव है। सीसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी दबाव है और इसराइलियों की तरफ से भी कि वो सरहद खोले और फलस्तीनियों को सीना के इलाके में आने दे। सीसी समझते हैं कि जैसे ही वो सरहद खोलेंगे और फलस्तीनी सीना में आएंगे, इसराइली सीना पर हमला करके इसे कब्जे में ले लेंगे और अमरीकी और अमाराती इसराइल की हिमायत करेंगे और मिस्र के खिलाफ होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात मिस्र को पैसे देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पना बजीनों को कबूल कर ले, लेकिन मिस्री कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ नहीं चाहते। हम फलस्तीनियों को यहाँ नहीं आने देंगे और ना ही आपको सीना लेने देंगे। खतरे का एहसास इस हद तक है कि मिस्री अफवाज ने सीना के इलाके में इस अंदाज में अपनी फौजें जमा कर ली हैं कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए और डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की कि मिस्री सीना में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि पीछे हट जाएं ताकि मैं फलस्तीनियों को वहां धकेल सकूं? सीसी जब सऊदी अरब की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई हिमायत नहीं मिलती। जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ देखते हैं तो भी उन्हें कोई हिमायत नहीं मिलती। जब वो हर तरफ देखते हैं तो खुद को तन्हा महसूस करते हैं और यूं लगता है जैसे इन पर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जब लोग मिस्री सिफारत खाने के बाहर एहतजाज करते हैं तो मिस्रियों को इसलिए बहुत बुरा महसूस होता है कि वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे गद्दार कहीं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये सऊदी सिफारत खाने के साथ क्यों नहीं करते? आप ये मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खाने के साथ क्यों नहीं करते? और फिर सीसी ने कुछ अमन लाने की कोशिश में बरतानवियों से मुज़ाकरात किए। उन्होंने हाल ही में अला अब्दुल फत्ता को जेल से रहा किया, इसके बदले में कि मिस्री सिफारत खानों में ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि इस जिल्लत से बचा जा सके। तो अब सीसी खुद को इस हालत में पाते हैं कि वो अर्दगान की तरफ रुजू करते हैं और कहते हैं सुनो मैं फंस गया हूँ।
जैसे मुझे याद है, तुम पहले मेरे पास आए थे और मुझसे मिन्नतें की थी और मैंने सुलह में तुम्हें मुश्किल वक्त दिया था। अब वक्त बदल गया है, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अफगान, मेरी मदद करो। अफगान इस मौके से लुत्फ अंदोज होते हैं कि इसराइलियों के साथ तिजारत जारी रखने पर तनकीब के बाद अब वो इसराइलियों के खिलाफ कुछ ताकत दिखाते हुए नजर आए। इसलिए वो इस मौके का खैर मकदम करते हैं कि बहेरा रोम में मशक़ें की जाएं ताकि ये तासुर दिया जा सके कि एक मिस्र तुर्क फौजी इत्तेहाद उभर रहा है। इसका मकसद ये पैगाम देना है कि खित्ते में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में यह भी अहम है कि तुर्क और मिस्री जहाज़ों ने उन फौजी मशकों के दौरान सिमविद फ्लोटिला के बारे में कुछ नहीं किया। इससे जाहिर होता है, जैसा कि उन्होंने कहा, हमारा पैगाम महदूद है। हमारा पैगाम यह है कि इसराइल जैसा कि अब है वो ठीक है, लेकिन सीना के इलाके में ज्यादा जोर ना लगाएं। हम अब को नाराज नहीं करेंगे कि फ्लोटिला की हिमायत के लिए जाएं। याद रहे कि अफगान ने फ्लोटिला को इस्तंबुल से रवाना होने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि वो बाद में इसराइलियों की तरफ से सरदर्द नहीं चाहते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सीसी की मायूसी यकीनन तुर्कों के साथ दरवाजे खोल रही है। सवाल यह है कि तुर्क इस ताल्लुक को आगे बढ़ाने में कितने पुरजोश है। हम जानते हैं कि हफ्तर एक वफ्द इस्तंबुल भेज रहे हैं, जो तुर्कों की तरफ से मिस्रियों के लिए खैरसिगाली का इशारा है, ताकि यह कहा जा सके कि मैं अब लीबिया के मैदान में सिर्फ एक तरफ नहीं हूं। मैं अब तराबलस की हिमायत नहीं कर रहा। अब मैं महाज खोल रहा हूं और नजरियाती वाबस्तगी से दूर हो रहा हूं। और आइए बात करें कि हम दोनों लीबिया से कैसे फायदा उठा सकते हैं, जो कि मिस्रियों के लिए खुश आइन बात है। मेरा ख्याल है कि यह ज्यादा इस बात पर मुनहसिर है कि तुर्क कितने पुरजोश हैं और सीसी किस कदर बेचैन है, खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि क्या वो एक ऐसा मिस्र देख सकता है जो मुत्तहिदा अरब अमारात पर इन्हिसार ना करे। मुझे नहीं मालूम सीसी कितने बड़े ख्वाब देख सकता है। क्या आप समझते हैं कि तुर्की को इसराइल से खतरा है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, तुर्की को यह एहसास है कि दोहा के बाद यह मुमकिन है कि अंकरा और इस्तंबुल को निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए गालिबन ये खबरें हैं कि अर्दवान से ज़मीन बंकर्स वगैरह बनाना चाहते हैं। लेकिन तुर्की के बारे में काबिल जिक्र बात यह है कि तुर्की ऐसा नहीं है। तुर्की इससे पहले कि तुर्क वाकई नाराज हो जाएं और कमेंट्स में कुछ भी लिखी वगैरह, तुर्की हमेशा से ये यकीन रखता आया है कि एक वक्त आएगा जब इसराइल इस पर हमला करेगा। अर्दवान को इस बात का इल्म था जब से इसने इक़्तिदार संभाला था। वो इस मरहले तक पहुंच जाएगा जब इसराइली इस पर हमला करेंगे। यही सारी मंतिक है कि बायरेक्तारिस अपने जहाज बना रहे हैं, इतनुची तैयार कर रहे हैं, अपने तैयारे खुद बना रहे हैं। तुर्क बेताब हैं कि वो अपने ऐसे हथियार बनाएं जो मुकाबला कर सकें। वो इसलिए बेताब नहीं हैं कि वो अमरीकियों के साथ फौजी मुकाबला करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि एक वक्त आएगा जब इसराइली अमरीकियों की हिमायत से या कम अज कम अमरीका के गैर जानिबदार रहने पर तुर्की पर हमला करेंगे। तो तुर्कों का ख्याल है, ठीक है, मुझे वक्त खरीदने दो। इसीलिए मेरा ख्याल है कि अर्दवान नस्ल कशी के दौरान लेन देन कर रहा है। अर्दवान समझता है कि यह सही वक्त नहीं है। मुझे अभी कुछ साल और चाहिए। मुझे फौज बनाने के लिए कुछ साल दरकार है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मेरा मानना है कि यही अर्दवान का मिसाली ख्वाब है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि शाम में जो कुछ हुआ इसके बाद अर्दवान, याद रखें, अर्दवान मुस्लिम तारीफ में अच्छी तरह महारत रखता है। मेरा ख्याल है कि शाम में जो कुछ हुआ इससे अर्दवान बहुत पुरजोश हो गया। अर्दवान कहता है ये तो शानदार है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि शाम आज़ाद है, लेकिन हकीकत में शाम आज़ाद है मगर वो मुझ पर इन्हिसार करता है। लिहाजा अब न सिर्फ अर्दवान तर्क फौज बनाने की पोजीशन में है, बल्कि अर्दवान ही वो शख्स है जो शामी फौज भी बनाएगा। अब अर्दवान वो शख्स है जो उसके ऊपर एक इजाफी फौज तक रसाई हासिल कर सकेगा। इसीलिए इसराइली डोनाल्ड ट्रंप पर चीख रहे हैं। याद रखें, जलाल नेतन्याहू ने इस साल व्हाइट हाउस का 4 या 5 बार दौरा किया है। ये बेमिसाल है। वो बार बार व्हाइट हाउस इसलिए आता है क्योंकि कुछ मसाइल हैं जो वो फोन पर हल करने में नाकाम हो रहा है। जब वो ट्रंप के पास जाता है और इसे कहता है, ट्रंप तुम समझते नहीं हो, अर्दवान हमें तबाह करने का ख्वाब देखता है। शाम में अर्दवान सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला है। ट्रंप कह रहा है, लेकिन जरा ठहरो, वो तो अमन कायम रखे हुए है। वो हमारे लिए सिक्योरिटी का काम कर रहा है। वो नेटो का इत्तेहादी है। मुझे वो पसंद है। इस बंदे को इलेक्शन में धांधली करना आता है, जैसा कि ट्रंप ने कल कहा था। इसे ऐसे ताकतवर लोगों और उन जैसे अफराद पसंद है। अगरचे ने नहीं मानता कि अर्दवान ने इंतखाबात में वैसे धांधली की जैसा कि ट्रंप इशारा करता है। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि अर्दवान इस पोजीशन में है कि मैं शाम में जीत गया हूं। ये इसकी सोच है, मैं जीत गया। आपको याद है जब ट्रंप ने कहा था तुर्की ने शाम में वो हासिल किया जो कोई 1000 साल में ना कर सका, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक शरे तुर्की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और शायद वो ठीक कह रहा है। वो तुर्की के बगैर इतना अरसा जिंदा ना रहता। ये वही अर्दवान है जिसने अहमद अलशरे पर दाव लगाया और वो दाव जीत गया।
अब शाम फितरी तौर पर तुर्की की तरफ माइल है। अगर अर्दवान तुर्की में फौज बनाता है और फिर शाम में भी एक फौज तैयार करता है, तो क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि अर्दवान दोनों फौजें बनाता है और फिर कहता है आओ इसराइल से सुलह कर लें और सब खुशी खुशी रहें? क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो जलाल? क्या तुम समझते हो कि अर्दवान इसके बजाय क्या सोचता है? वो अगला हदफ मिस्र को समझता है। क्यों? क्योंकि तारीफी तौर पर वो इसी तरह सोचता है कि मिस्र, इसीलिए वो इन मशकों का खैर मकदम करता है। वो सोच रहा है ओ मेरे खुदा, ये सब हकीकत बनता जा रहा है। तुर्की शाम अब लीबिया, मिस्र अब मेरे साथ मशकें कर रहा है और यूएई से दूर हो चुका है और सऊदी अरब से भी दूर होता जा रहा है। अगर मैं सीसी को ता कम अज कम मिस्री फौज को कायल कर सकूं कि वो शाम, तुर्की और मिस्र के इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। इसीलिए इसराइलियों ने शाम पर शदीद बमबारी की। उन्हें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने तारीफ पढ़ी हुई है। सहूनी मुसलमानों की उम्मत को इन सरहदों में नहीं देखते जो साकिस्को ने हम पर मुसल्लत की थी। इसराइली उम्मत को एक मुत्तहिद उम्मत के तौर पर देखता है। इसराइली सहूनी वो नबी मोहम्मद की उम्मत को नबी मोहम्मद की उम्मत के तौर पर ही देखते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं करते। मुसलमान इसे शाम, लबनान, त्यूनस, मिस्र और इसी तरह के मुल्कों के तौर पर देखते हैं। अब जानते हैं मैं अमेरिका में हूं और यहाँ शाम के बारे में बात करने और इस पर शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब लोगों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब किसी अजनबी, किसी गैर वाज़ेह तसव्वुर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जानते हैं मसाजिद में वो शाम के बारे में सीखते हैं और कहते हैं बिलाद अल शाम मुसलमानों के लिए। लेकिन जब आप उन्हें शाम के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारे और भी मसाइल हैं। इसराइल शाम और गजा के दरमियान कोई फर्क नहीं देखता, इसे कोई सरहद नजर नहीं आती। वो जानता है कि शाम में जो कुछ होता है वो गजा को मुतासिर करेगा, शाम में जो कुछ होता है वो फलस्तीन को मुतासिर करेगा, तुर्की और शाम के दरमियान जो कुछ होता है वो फलस्तीन को मुतासिर करेगा। शाम, लबनान और तुर्की में जो कुछ होता है वो फलस्तीन को मुतासिर करता है। जो कुछ तुर्की में होता है वो नहीं देखते, सहूनी सरहदें नहीं देखते। इसीलिए टॉम बाराक ने तकरीबन एक वाज़ेह बात कही जब उसने कहा कि इसराइल साकिस्को को तस्लीम नहीं करता। वो है कोई भी नहीं करता। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि अफगान का मसला नस्ल कशी के हवाले से है, अगरचे ये एक खौफनाक मौक़िफ़ है जो इसने इख्तियार किया है। और कोई भी मुसलमान सोच सकता है और वो सुनेंगे कि मैंने माजी में क्या कहा है। अफगान का मौक़िफ़ ऐसा नहीं है। बिन सलमान का मौक़िफ़ ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसराइल को गजा में वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है। मैं चाहता हूं कि हमास तबाह हो जाए। मेरा ख्याल जब बात यूएई की आती है, उनके मकासद वो चाहते हैं इसराइल गजा में कामयाब हो। उन्होंने दोहा देखा, उन्हें असर क्यों मालूम नहीं? अगर उन्हें मालूम होता वो इंतजार कर सकते थे। वो बुरी तरह नाकाम हुए। अफगान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अफगान का मौक़िफ़ ये है कि ये सब अभी क्यों होना ज़रूरी है। मैंने एक निज़ाम बनाया है, मुझे सिर्फ मज़ीद वक्त चाहिए। मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए और फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। अफगान का मौक़िफ़ ये है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और इसीलिए वो इस तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो कुछ बनाया है इसे कैसे महफूज रखूं बगैर इस सब को किसी ऐसी चीज पर दाव पर लगाए जो किसी और तरीके से भी हल हो सकती है। ये अफगान के लिए कोई जवाब नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि बुनियाद मुख्तलिफ है, इसलिए नताइज भी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। नहीं, ठीक है, तो वक्त खरीदना। इसी मौजू पर अब यहाँ अमेरिका में हैं, अब मुलाकातें कर रहे हैं, अब शाम के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक शामी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। अहमद अल-शर्रा न्यूयॉर्क में थे, जाहिर है उन्होंने पहली बार जनरल असेंबली से खिताब किया और वो अमरीकी हुक्काम से भी मिले और उन्होंने जनरल पोर्स के साथ एक गुफ्तगू की जिसे बहुत से लोगों ने कुछ हद तक मुतनाज़ा बल्कि काफ़ी मुतनाज़ा समझा। क्या आपको लगता है कि हमने इस पर पूरा प्रोग्राम किया था और हमने बात की थी कि शाम किस कदर नाजुक सूरत हाल में है और वो और क्या कर सकता है? इसे वक्त खरीदने की ज़रूरत है और अपने और इसराइली मंसूबों के दरमियान किसी न किसी तरह का फासला पैदा करने की ज़रूरत है। जहां आप इस वक्त बैठे हैं, क्या आप शाम और अहमद अल-शर्रा के बारे में भी यही सोचते हैं? और क्या आपको लगता है कि इसराइली इसको कमज़ोर करने के तरीक़े और ज़राए तलाश कर रहे हैं? इसके बारे में अमरीकी जो भी कहीं इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि अमूमी तौर पर मुसलमान और इसराइली अहमद अल-शर्फ पर तंकीद के मामले में एक ही सफ़े पर हैं। इसराइली इसरार करते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और मुसलमान भी यही कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। इसराइली इस बात पर जोर देते हैं कि वो इस मामले में झूठ बोल रहा है कि वो अमन चाहता है। वो नहीं चाहता। वो 5-10 साल चाहता है ताकि शाम को दोबारा तामीर कर सके और फिर अपनी हाथ अफगान के साथ मिलाकर हमारे खिलाफ आ जाए।
क्या आप इस बात पर कायल हैं? मुसलमान कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है और वो इसराइलियों के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है और इक़्तिदार पर काबिज रहना चाहता है। तो इस वक्त इसराइली और मुसलमान ही दो गिरोह हैं जो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, आपने कहा था कि पिकियास के साथ इंटरव्यू में मसला था। जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तो मैंने एक जनरल को देखा जो अहमद अलशर्रा को हटाने की कोशिश कर चिपका था। इसे मजबूर किया गया कि इसका इंटरव्यू ले और इसे स्टेज पर मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर पुकारे। मैंने देखा कि अहमद अलशर्रा ने पिकियास से स्टेज पर कहा, पिकियास से कहो कि तुम पिछले 25 साल से मेरे पीछे आने की कोशिश करते रहे, तुम्हारी फौजी कोशिशें नाकाम हो गई। मैं इस मामले को मुकालमे के जरिए हल करने के लिए तैयार हूँ। हमें अब मजीद लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना कि पिकियास ने ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की, लेकिन अहमद अल शरीफ ने इसकी मुखालफत की और कहा मैं ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला रहा। हम उन दूसरे ममालिक की तरह नहीं हैं जिन्होंने ये किया, लेकिन मैं 1972 के जंग बंदी मुआहदे पर बात करने के लिए तैयार हूँ। इसराइली कह रहे हैं कि हम ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। वो कह रहा है कि मैं जंग बंदी का मुआहदा चाहता हूँ और उसकी एक वजह है। वो इस्तिलाहात पर बहस कर रहे हैं। ताल्लुकात मामूल पर लाने का मतलब यह है कि अहमद अलशरात खित्ते में इसराइल के मुस्तकबिल को तस्लीम करता है और यह कि इसराइल इस खित्ते का हिस्सा है। जंग बंदी का मतलब यह है कि इस वक्त मेरे पास तुमसे निमटने की तवानाई नहीं है। तुम मेरी तरजीह नहीं हो। मैं दमिश्क को दोबारा तामीर करना चाहता हूं, जहां सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है रोजाना। ईरानियों और इसराइलियों के आज शाम में मुश्तरका मुफादात हैं। दोनों शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले ईरानियों से निमटना है, वो ज्यादा फौरी खतरा है। इसीलिए मैं इसराइलियों के साथ जंग बंदी चाहता हूं। मैं तुम्हें अमरीकियों को बता रहा हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे इसराइली पसंद है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास ऐसा करने का कोई जरिया नहीं है और वो मेरी तरजीह नहीं है। ये अहमद अलशर्रा का दिफा नहीं है। ये इस बात का मंतकी नतीजा है कि वो इस वक्त अपनी ताकत को वहां कैसे देखता है। तीसरा नुक्ता यह है कि अहमद अलशर्रा एक गार में छुपने से अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होने और न्यूयॉर्क में डेविड पिटियास के साथ बैठने तक पहुंच गया। बैन अल-अक़वामी सतह पर शाम के सदर के तौर पर तस्लीम किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। चौथा नुक्ता यह है कि इसराइली अहमद अलशर्रा को न्यूयॉर्क आने से रोकने की कोशिश करते हैं, इस बात पर इसरार करते हैं कि इसे तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए, इसे दमिश्क के साथ काम नहीं करना चाहिए। यानी इस वक्त शाम के खिलाफ इसराइली लाबी इतनी मजबूत नहीं है जितनी से होनी चाहते हैं। ये शायद इन रियायतों की वजह से है जो अहमद अलशर्रा अमरीकियों को दे रहा है, लेकिन ये रियायतें क्या हैं जो अहमद अलशर्रा पेश कर रहा है? अहमद अलशर्रा अमरीकियों को ये बता रहा है कि और वैसे ये हैरिस के दौर में नहीं होता, एक डेमोक्रेट के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि अहमद अलशर्रा न्यूयॉर्क आता। ये खास तौर पर ट्रंप के दौर का वाकया है, क्योंकि डेमोक्रेट्स के दौर में इसराइलियों की शाम में खारजा पॉलिसी पर मुकम्मल गिरफ्त होती है। डेमोक्रेट्स की तरफ से कभी ये बहस ही नहीं हुई कि उन्हें शाम छोड़ना चाहिए या नहीं। ओबामा ने इस बारे में कुछ सोचा जरूर था, लेकिन आखिरकार उसने सेनेट काम के सामने हथियार डाल दिए। वाहिद वक्त जब शाम से इनखला पर संजीदा बहस हुई वो तब था जब ट्रंप इत्तेदार में आया, और उसकी वजह का अमरीकी मुफादात से कोई ताल्लुक नहीं था। ट्रंप ने बस ये कहा कि मैं इस पर पैसा क्यों खर्च करूं। अर्दवान कहता है कि वो सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए फौज भेज सकता है। हम अर्दवान पर क्यों ना भरोसा करें, जो कि नेटो का इत्तेहादी है। मोहम्मद अलशर्रा अमरीकियों को यह बता रहा है कि ये वो रियायतें हैं अब शुमाल मशरकी शाम में अमरीकी फौजियों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपको तेल पर कंट्रोल रखना जरूरी है। मुझे आपके साथ तेल की तिजारत करने में कोई एतराज नहीं। मैं यहाँ आपका बाइकआउट करने नहीं आया। आपको वहां अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अपनी फौज भेजने दें। मैं तर्कों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं अमन बरकरार रखूंगा। मैं दाइश और दहशतगर्द सरगर्मियों को वहां होने से रोकूंगा। आपको वहां होने की क्या जरूरत है? और ट्रंप कहता है दरअसल ये अच्छी बात है, मुझे वहां होने की क्या जरूरत है? इसराइली कह रहे हैं नहीं, वो चाहता है कि आप वहां से निकल जाएं ताकि वो अपना कंट्रोल कायम कर सके। ट्रंप कह रहा है अच्छा, इसके कंट्रोल से अमरीकी मुफादात को क्या नुकसान है? इसराइली कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे हमारे मुफादात को नुकसान पहुंचता है। और ट्रंप कह रहा है लेकिन इससे अमरीकी मुफादात को कैसे नुकसान पहुंचता है? और इसराइली कह रहे हैं कि इसराइल ही अमरीका है। और ट्रंप कह रहा है कि शाम में जरूरी नहीं, क्योंकि जब आप लोग स्वीडन में जाकर हंगामा करते हैं तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और मुझे जाकर उनकी हिफाजत करनी पड़ती है और मुझे फौज भेजनी पड़ती है और फिर से दहशतगर्दी के खतरात से निमटना पड़ता है और इसी तरह की चीजें। मैं इसराइल को नहीं समझता, क्यों ना इस आदमी को मुख इकट्ठा रखने दिया जाए और ईरानियों को इससे दूर रखा जाए। क्या ये तुम्हारे फायदे में नहीं है? बात यह है कि अहमद अल शरीफ की मौजूदगी ये चौथा नुक्ता है, इसके अलावा कि वहां पे कियास से बात की गई। और चौथा नुक्ता यह है कि इसराइली लाबी अमरीका की पॉलिसी पर असरअंदाज होने में नाकाम हो रही है।
खास तौर पर शाम के हवाले से पॉलिसी पर। इसीलिए इसराइली शाम में एक स्टेटस को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपके पास हिकमत उल हजरी और जुनूब में सोयदा है। आइए इसे एक खुद मुख्तार इलाके में तब्दील करने पर मजबूर करते हैं। अब फिर आइए दमिश्क और दरविश के दरमियान एक तनाज़ा पैदा करने पर मजबूर करते हैं जिससे अमरीकी दरविश की हिफाजत के लिए आ जाएं। और इस तरह हम ट्रंप को एक ऐसे तनाज़े में धकेल देते हैं जैसा कि उन्होंने ईरान के साथ करने की कोशिश की थी, जिससे वो खुद को निकाल नहीं सकते। तो मैं नहीं जानता कि यह लाजमी तौर पर कितना मसला था। टेक्सास में जब मैं एक सेशन में था तो किसी ने मुझसे कहा कि ये इसराइलियों के साथ अमन की बात करने का वक्त नहीं है। मेरी तवज्जो इस पर नहीं है कि वो इसराइलियों के साथ अमन चाहता है या नहीं। मेरी तवज्जो इस पर है कि जब इसराइल ने ईरान पर बमबारी की तो उन्होंने किस फिजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। शाम की फिजाई हुदूद। क्या इसराइलियों ने शाम से इजाजत ली थी? नहीं। अगर वो शाम है तो क्या शाम के पास ये सलाहियत है कि वहां आना कह सके? क्या शाम के पास इसे रोकने के वसाइल हैं? शाम के पास इसे रोकने के वसाइल इसलिए नहीं है क्योंकि रूस और ईरान ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। शाम अब अमली तौर पर गैर फाल है। किसी ने कहा नहीं, लेकिन शामियों को इस वक्त मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और फिर भी मैं इसकी तौजीह नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आइए इन दलाइल पर गौर करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अगली सफ के सिपाही तलाश कर रहे हों, लेकिन आपको काबिल लोग नहीं मिलते। आप अस्पताल जाते हैं, वहां आपको टांगें टूटी हुई, बाजू टूटे हुए और इसी तरह के लोग मिलते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि अब आपको अगली सफ में जाकर लड़ना है। ये तवक्को करना गैर माकूल है कि शाम ऐसा करे। इसीलिए मेरा नुक्ता ये नहीं है कि मैं अहमद अलशार के बारे में क्या सोचता हूं या नहीं। ये बिल्कुल गैर मुतालिका है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दमिश्क में कौन इक्तदार में है। जो भी आज शाम पर हुकूमत कर रहा है वो एक टूटे हुए मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। जो भी आज शाम पर हुकूमत कर रहा है वो एक ऐसे मुल्क पर हुकूमत कर रहा है जिसकी कोई फौज नहीं है। अगर उनके पास फौज है भी तो वो अभी तक पेशा वराना फौज नहीं है, जिसकी कोई मईशत नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई एंटी एयर मिसाइल नहीं है। इसके पास कुछ भी करने की सलाहियत नहीं है। इसीलिए अर्दगान और अहमद अलशार अमरीकियों की लॉबिंग कर रहे हैं और अमरीकियों से कह रहे हैं कि 1972 का जंग बंदी मुआहिदा है, इसे ताल्लुकात की बहाली होना जरूरी नहीं है। सुने ट्रंप, आप इसे जैसे चाहे मार्केट करें। हम अपने लोगों को कहेंगे कि यह जंग बंदी का मुआहिदा है क्योंकि हम जंग बंदी का मुआहिदा चाहते हैं। अब जाकर लोगों को कहें कि यह ताल्लुकात की बहाली है, किसे परवाह है। हम जानते हैं कि यह जंग बंदी का मुआहिदा है। मुसलमान कह रहे हैं नहीं, हमें चाहिए कि इसराइली भी कहें कि यह जंग बंदी का मुआहिदा है और इसराइली इस पर खुश हैं। वो कह रहे हैं पहली बार हम और मुसलमान एक ही कैंप में हैं। आप जानते हैं हम दोनों को अहमद अल शरीफ इस वजह से पसंद नहीं है क्योंकि वो जंग बंदी चाहता है, वो इस हवाले से अमन चाहता है। इसराइली अहमद अल शरीफ के साथ अमन नहीं चाहते। इसराइली इस बात से खौफजदा हैं कि अगर शाम को 5 से 10 साल मिल जाएं तो मंजर बिल्कुल बदल जाएगा। और शाम ट्यूनस नहीं है, शाम लीबिया नहीं है। शाम तारीफी तौर पर सहूनी तारीफ जानते हैं। शाम फलस्तीन का दरवाजा है। अगर अब शाम को आज़ाद होने दें और वो तुर्की के साथ इत्तेहादी हो जाए और फिर बिन सलमान को भी मजबूर करें, जो देख रहा है कि शाम खुद को दोबारा तामीर कर रहा है, तो वो भी इस काफिले में शामिल हो जाएगा। यही वो निज़ाम है, इससे पूरा खित्ता बदल जाता है। अगर कोई गैर मुतवक्के शख्सियत जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, बाइडन के साथ वो सहूनी था। ट्रंप के साथ मामला यह है कि जो इसे सबसे बेहतर डील दे, और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया ने अभी तक इसे कोई अच्छी डील पेश नहीं की, लेकिन मैं इस हवाले से ट्रंप की तारीफ नहीं कर रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूयॉर्क में अहमद अलशेब की कामयाबी शामियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये सहूनियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है जो शाम के लिए कुछ और मंसूबा बना रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अहमद अलशरे अच्छा है। मुझे समझ नहीं आती कि इसके बारे में क्या राय कायम करूं। मैं अहमद अलशरे के बारे में अपनी राय महफूज रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि वो वाकई इस बात की परवाह करता है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, और न ही मुझे लगता है कि शामी इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं अहमद अलशरे के बारे में क्या राय रखता हूं। ये बात गैर मुतल्लिका है। मेरा नुक्ता यह है कि इसराइली किस चीज से खौफजदा है। शाम की दोबारा तामीर। शाम को दोबारा तामीर करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन लीड करता है। एक बार जब शाम दोबारा तामीर हो जाएगा तो इसराइली जानते हैं कि फित्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा 10 साल पहले था। क्या तुमने खुद शाम जाने के बारे में नहीं सोचा समी? तो मुझे भी चंद बार दावत दी गई थी कि मैं जाऊं, और मैं जाने ही वाला था जैसे दूसरे लोग गए वहां जाकर देखने के लिए। जिस चीज ने मुझे हिचकिचाहट में डाला वो अब्दुर्रहमान करजावी के साथ पेश आने वाला वाकया था। सीधी बात कहूं तो वो अमवी मस्जिद जाता है, अपनी वीडियो बनाता है, सऊदियों और यूएई पर तनकीद करता है। इंसाफ की बात है शाम में इसके साथ कुछ नहीं हुआ, यानी वाकई शाम में इसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वो सरहद पार करके लबनान गया, इसे अगवा कर लिया गया। जब इसे लबनान में अगवा किया गया तो इसे यूएई डिपोर्ट कर दिया गया और वो गायब हो गया। इसका शाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मैं अभी तक यकीन से नहीं कह सकता कि ये इलाका
मुझे नहीं लगता कि अभी वहां जाने का वक्त आया है, और हमें तुम्हें अपने शो पर रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहता हूँ, मैंने अपने कुछ तर्क दोस्तों को एक बार अपने डेट पर बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा, भाई हमें तुर्की के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अफगान को कभी भी मुझ पर हुकूमत करने की ताकत ना मिले। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे वो इस हद तक पसंद है जितनी के कमालिस्टों के खिलाफ दोबारा अस्सलाम यानी की जिदोजहद में। मैं एक ऐसे मुल्क पर यकीन रखता हूँ जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, न कि ऐसा मुल्क जहाँ कोई भी आकर अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दे। तो अर्दगान को दूर से पसंद करना ही बेहतर है, करीब से नहीं। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं ये बात शाम पर लागू नहीं कर रहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उन ममालिक में जाने की कोई खास जल्दी या ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें अपनी पनाह में रखे इंशाअल्लाह। लेकिन अब जानते हैं, दुनिया अब वैसी नहीं रही, दुनिया अब कुछ ज्यादा ही खौफनाक हो गई है जितनी पहले थी। क्या मैं अब से यूरोपीय ममालिक के बारे में पूछ सकता हूँ कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला कैसे किया? मेरा मतलब है बरतानिया में केयर स्टार्मर, जिन्होंने वाकई सहूनियों के साथ काम किया है। अब जानते हैं, अगर आप बाइडन को सहूनी कहते हैं तो केयर स्टार्मर भी सहूनी हैं, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। मेरा ख्याल है कि मैक्रोन ने वाकई इस कोशिश की क़यादत की है। दरहकीकत मैक्रोन ने कल परसों ही कहा कि अगर गजा में, उन्होंने इसे नस्ल कशी नहीं कहा, लेकिन अगर गजा में कत्ल आम जारी रहा तो मगरिब को नेतन्याहू पर पाबंदियां आयद करनी चाहिए। वहां एक तब्दीली आ रही है। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई कोई हकीकी तब्दीली है या हमेशा की तरह ही है? मेरा ख्याल है कि ये एक हकीकी तब्दीली है, लेकिन ये फ़लस्तीन से किसी मोहब्बत की वजह से नहीं है। जलाल आपको याद होगा क्योंकि आप इसमें भरपूर तौर पर शामिल थे। आपको बरतानिया में होने वाले मुस्लिम वोट का वाकया याद होगा, और आपको याद होगा कि तकरीबन 50-60 महफूज नशिस्तों में से ये नशिस्तें अचानक गैर महफूज नशिस्तें बन गईं। और लेबर पार्टी, अगरचे उन्होंने पार्लियामेंट में जबरदस्त अक्सरियत हासिल की, लेकिन उन्होंने किसी भी जीतने वाली पार्टी के मुकाबले में सबसे कम वोट शेयर के साथ बड़ी अक्सरियत हासिल की। उन्हें 32% वोट मिले। इनमें से बहुत सी महफूज नशिस्तें जहां उनकी अक्सरियत 30,000 थी, वहां आखिर में सिर्फ 200 रह गई। जहां उनके पास 28,000 थे, वहां सिर्फ 700 रह गए। लेम मोहम्मद के हल्के में उनके पास आखिर में सिर्फ 700 या 500 की अक्सरियत रह गई। लेबर पार्टी ने इस बात को नोट किया, तो लेबर पार्टी ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में सुनने वाली टीमें भेजें ताकि बुनियादी तौर पर यह कहा जा सके कि ठीक है, ये एक वक्ती वाकया था। ये सब गजा पर गुस्से में थे, लेकिन वो इसे भूल जाएंगे। लोग एहतजाज करते करते थक जाते हैं। वो बाइकआउट करना छोड़ देंगे, वो ट्वीट करना छोड़ देंगे, वो शेयर करना छोड़ देंगे। उन्हें बोरियत होने लगेगी। नताइज न आने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सिल्लू लोगों को भेजते हैं, जाकर उनकी सुनो, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि उनकी बात सुनी जा रही है, ताकि हम ये सफ़ा बंद करके दाएं बाजू पर तवज्जो दे सकें। एक साल गुजरता है, काउंसिल के इंतखाबात आ जाते हैं। काउंसिल के इंतखाबात आते हैं, और आपको याद है, रिफॉर्म को बहुत सारी काउंसिल सीटें मिल गईं, लेकिन साथ ही आज़ाद उम्मीदवारों को भी एक बार फिर गजा के वोट के साथ बहुत सारी सीटें मिल गईं। इसके बाद वो एहतजाज हुए जिनमें तकरीबन 3 लाख लोग लंदन की सड़कों पर फ़लस्तीन और गजा के लिए मार्च करते नजर आए। इस दौरान स्टॉर्मर बाहर आकर कहता है कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉर्मर का हिसाब यह है कि ठीक है, 1.5 साल हो गया है और ये लोग अब भी इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है, और नाइजल फराज पोल्स में तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर मेरे पास एक इंतहाई दायां बाजू है जो नाइजल फराज की वजह से तेजी से उभर रहा है, तो मेरे पास इस तरफ के लीक को संभालने का वक्त नहीं है। मैं इस तरफ बुरी तरह लीक हो रहा हूँ। मुझे ये लीक रोकने दो ताकि मैं दाएं बाजू पर तवज्जो दे सकूं। चुल्लू में उन्हें फ़लस्तीन को तस्लीम करने की पेशकश कर देता हूं, जिसका अमली तौर पर कोई मतलब नहीं, लेकिन कम अज कम वो इसे अपनी जीत समझ सकते हैं और फिर वो लेबर पार्टी की तरफ लूट सकते हैं। हम उन आज़ादाना तहरीकों वगैरह को रोक सकते हैं। इसहाक हरजोब जहाज पर बैठते हैं, लंदन जाते हैं और 2 हफ्ते पहले स्टार्मर से मिलते हैं। इसे कहते हैं, स्टार्मर क्या तुम संजीदा हो? क्या तुम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने? स्टार्मर ने कहा, सुनो, ये मामला 2 साल से चल रहा है, समझ नहीं रहे। बात यह नहीं कि मैं तुम्हारी हिमायत नहीं करता, मसला यह है कि मुझे इसकी वजह से इंतखाबी तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ गजा के खिलाफ नस्ल कशी के वोट की वजह से ही मैं नहीं नर जाऊंगा। ये सब इस बढ़ती हुई इंतहाई दाएं बाजू की तहरीक के साथ मिलकर हो रहा है। मैं दोनों तरफ से वोट खो रहा हूं। कम अज कम अगर मैं इस तरफ का नुकसान रोक लूं तो अगले 2 साल नाइजल फराज पर तवज्जो दे सकता हूं। तो फिक्र न करो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ हूं। मुझे ये सब अपने मुल्की सियासत के लिए चाहिए।
हर्जोग ने कहा, मैं तुम्हें यह करने की इजाजत नहीं देता। मुझे मालूम है ये एक चाल है, लेकिन एक बार तुमने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया तो फिर इसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार तुमने इसे तस्लीम कर लिया तो फिर डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में स्टारमर ने हर्जोग से कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बाद में वो एक दूसरे के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इसके बजाय वो बयानात जारी करते हैं कि ये एक सख्त और तूफानी मुलाकात थी जो हुई। मैक्रोन देख रहा है कि लिपें, जो इंतहाई दाएं बाजू की है, उभर रही है। पिछले सदारती इंतखाब में इसे 40% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। इसे फिक्र है कि अगले इलेक्शन में वो बुरी तरह हार जाएगा। तो वो कहता है, ठीक है, मैं जल्दी इलेक्शन करवा लेता हूँ, सबको अचानक हैरान कर दूं, अपने वोटों का हिस्सा बढ़ा लूं और इंतहाई दाएं बाजू को जलील कर दूं। अगर वो सीटें जीत भी जाते हैं तो फिर वो हुकूमत करेंगे और खुद ही शर्मिंदा होंगे। लेकिन बहरहाल मैं जल्दी इलेक्शन करवा लूंगा और सबको अचानक हैरान कर दूंगा। तो वो इलेक्शन का ऐलान करता है और इंतहाई दाएं बाजू की तरफ देख रहा है। इंतखाबी नताइज किसकी जीत का बाइस बनते हैं? मिलेंचून 35% 34-35% दूसरी तरफ। 4 जमातों और नस्ल कशी मुखालिफ वोटों को मुत्तहिद करके जीत जाता है। ये सब के साथ रैली करते हैं। मैक्रोन मिलेंचुन की जीत पर इतना घबरा गए कि वो इंतहाई दाएं बाजू के साथ इत्तेहाद करने लगे। मैक्रोन, इसका हिसाब है, मैं इस तरफ देख रहा हूं और मुझे इस तरह मारा गया। मुझे ये प्लग करने दें ताकि मैं इस पर तवज्जो मरकूज कर सकूं। मुझे फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने दें ताकि ये लोग दोबारा मेरी हिमायत में वोट दें, जबकि मैं अपनी तवज्जो दाएं बाजू पर मरकूज रखूं। इसराइली कहते हैं, आप आखिर कर किया रहे हैं, आप आखिर कर किया रहे हैं। मैक्रोन कहते हैं, ये सिर्फ एक चाल है, मुझे ये अपनी मुल्की सियासत के लिए चाहिए, लेकिन अगर अपनी ये किया तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे अपनी मुल्की सियासत पर तवज्जो मरकूज करनी है। स्टार्मर और मैक्रोन इसराइलियों से कहते हैं कि मुझे पसंद है, मैं आपके लिए अपनी सीट नहीं गंवा सकता। मुझे पसंद है, अब सियासी तौर पर मेरे लिए नुकसानदेह है। मुझे आप लोग पसंद है, लेकिन आपकी वजह से मैं ये वोट हार रहा हूं। मुझे आप लोग पसंद है, लेकिन मुझे यहां कुछ फासला पैदा करना है। मुझे आप लोग पसंद है, लेकिन तारीफ में पहली बार आपके बहुत करीब नजर आना मुझे मुल्की इंतखाबात में नुकसान पहुंचा रहा है। ये बिल्कुल मामदानी इफेक्ट जैसा है, जहां कोमो अब इसराइलियों का जिक्र ही नहीं करता। इटली ने जाहिर है फलस्तीन को तस्लीम नहीं किया, वो ऐसा करने से इनकार करते हैं। लेकिन अगले ही दिन पूरे इटली में फलस्तीन के हक में एक बड़ी हड़ताल होती है। इसी वजह से इटली, अगरचे इसने फलस्तीन को तस्लीम नहीं किया, आखिरकार सिमविद फ्लोटिला के लिए जहाज भेज देता है ताकि मिलोनी उन लोगों से जो हड़ताल कर रहे हैं कह सके कि मुझे इसराइल नवाज होने का इल्जाम देना बंद करो। मैंने चाहे फलस्तीन को तस्लीम न किया हो, लेकिन कम अज कम मैंने जंगी जहाज तो भेजा। इसराइली कह रहे हैं, तुमने जंगी जहाज क्यों भेजा? और मिलोनी कहती हैं, हो सकता है मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नुकसान नहीं उठाऊंगी। तुम मेरे लिए सियासी बोझ बनते जा रहे हो, इसलिए मैं वो जंगी जहाज वहां भेज रही हूं। स्पेन शायद वाकई मुखलिस हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उन्होंने बतौर बाईं बाजू की जमात यह महसूस किया हो कि उनके हामियों की बड़ी तादाद फलस्तीन के हक में है। उन्हें मालूम है कि यह एक हसास मामला है। उन्हें मालूम है कि जब उनके एक वजीर को बरतरफ किया गया था तो उनके हामियों की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया था। तो स्पेन कहता है, सुनो, मैं इसराइलियों को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहता, लेकिन अगर मैं कुछ न करूं तो वैसे भी नुकसान मेरा ही है। वो सियासी बोझ बन गए हैं, तो मुझे फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुझे असलहे के सौदे खत्म कर देने चाहिए। मुझे ये सब करना चाहिए ताकि मैं ये यकीनी बना सकूं कि मेरे हामी। इसराइली कहते हैं, अब क्या कर रहे हैं? और वो इसराइलियों से कहते हैं, सुनो, मेरे अपने हामी हैं। मुझे तुम लोग पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इलेक्शन हारने को तैयार नहीं हूँ, यानी मैं नहीं हूँ। ये एक सियासी बोझ बन गया है और इसीलिए इसराइली फलस्तीन को तस्लीम किए जाने पर घबराहट का शिकार है। ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं कि इससे नस्ल कशी खत्म हो जाएगी। ये असल वजह है कि ये ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। वो फलस्तीन को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे कि मुस्लिम ममालिक ने उन पर दबाव डाला हो। सऊदी अरब ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। आज अल अरबिया पर सब कुछ यही है कि ये सब सऊदी अरब की वजह से तस्लीम किया गया है। लेकिन फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, स्पेन में से किसी ने भी, यहाँ तक कि बीबीसी ने भी, राइटर्स ने भी नहीं, कोई भी इसका क्रेडिट सऊदियों को नहीं दे रहा। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये अंदरूनी हालात हैं जिनकी वजह से फलस्तीन को तस्लीम किया गया। और यही वो बात है जिसकी वजह से इसराइली अमरीका में आने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में फिक्रमंद हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर सिर्फ मामदानी न्यूयॉर्क में जीत जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क की बात है। एओसी ने भी न्यूयॉर्क में जीता था, लेकिन अगर उमर फतह मिनेसोटा में जीत जाते हैं तो, और अगर टेक्सास में टिन क्रूज इस जिल्लत आमेज इंटरव्यू के बाद हार जाते हैं जो उन्होंने टेकर कार्लसन के साथ किया था, जब अमरीकियों को एहसास हुआ कि टिन क्रूज अमरीका से पहले इसराइल के हामी है। अगर लोगों में मिशिगन में एक सेनेटर ने आकर कहा कि मैं अब आईपैक से एक पैसा भी नहीं लूंगा, तो क्या होगा?
अगर वो तरक्की पसंद काक्स और डेमोक्रेट्स जो अब असलहे के खिलाफ वोट दे रहे हैं, अगर उनके कांग्रेसमैन आकर कहीं अगर ये बात बन जाए कि ये एक सियासी असासा बन जाए कि मैंने एआई पैक से कोई पैसा नहीं लिया, अगर ये एक सियासी असासा बन जाए कि मैं इसराइलियों से वाबस्ता नहीं हूँ, इसराइली मुकम्मल तौर पर घबराहट का शिकार हैं। वो इस तरह की सूरत हाल में पहले कभी नहीं आए जहां घरेलू सियासत, अवामी सियासत और ज़मीनी हकायक की वजह से उनके इत्तेहादी अब इसराइलियों को देख कर कह रहे हैं कि पहले मुझे आपके साथ इत्तेहाद करना ज़रूरी था जीतने के लिए, लेकिन अगर मैं आपके बहुत करीब हुआ तो मैं हार जाऊंगा। और इसीलिए हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने की ये लहर देख रहे हैं। और इसीलिए नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि हम कभी भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। और इसीलिए नेतन्याहू अपने हिमायतियों को बता रहे हैं कि दुनिया उन फ़लस्तीनियों की सुन रही है, वो इन सोचने वाले मुसलमानों की सुन रही है, वो उम्र की सुन रही है, वो जलाल और दूसरों की सुन रही है, वगैरह वगैरह। और अब जानते हैं यही वजह है कि हमें खुद कफील होना चाहिए। और यही वजह है कि वो न्यूयॉर्क में मामदानी की जीत को रोकने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। सामी, मैं जानता हूं कि इस वक्त उम्र मेरी तरफ देख रहे हैं। शायद वो आपको एक और शामी खाने पर ले जाना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास अब से सिर्फ चंद और सवालात हैं। आपके जवाब में जो कुछ आपने कहा, इससे जाहिर होता है कि इंतखाबी सियासत वाकई अहमियत रखती है, और हमारी यानी उन लोगों की जो गज़ा के हामी हैं, असरअंदाज होने की सलाहियत। बेल्ट बॉक्स के जरिए हमारी असरअंदाज होने की सलाहियत इन रहनुमाओं के रवैये पर असर डालती है। ये इंतखाबी सियासत से कम और अवामी राय से ज़्यादा मुतालिब है। जब आप एक आबादी को नस्ल कशी के खिलाफ मुतहर्रिक करते हैं तो फिर इंतखाबात जैसे औजार यानी इंतखाबी सियासत वो इसी इंतखाबी सियासत में ज़ाहिर होती है। क्योंकि ये सिर्फ इंतखाबी सियासत नहीं है, सिर्फ इंतखाबात ही नहीं है जो फ़लस्तीन की इस शनाख्त को मुतासिर करते हैं, ये बाइकॉट भी है। स्टारबक्स को कई स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं, मैकडोनल्ड्स को कई स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं, डेनिश कंपनियां इसराइलियों से सरमाया निकाल रही हैं, नॉर्वेजियन कह रहे हैं कि हमें इसराइलियों से सरमाया निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब बाइकॉट के बारे में फिक्रमंद हैं। इंतखाबी पॉलिसी इसका सिर्फ एक पहलू है। असल बात यह है कि नस्ल कशी के नतीजे में अवाम ने मुख्तलिफ सनतों में इस तरह रद्द अमल दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट अब अपने निगरानी के निज़ाम यानी सर्वेलेंस सिस्टम्स तक रसाई बंद कर रहा है। इन इसराइली यूनिट्स के लिए जो पहले उन्हें इस्तेमाल कर रही थी, एक ड्रॉपसाइड और गार्डियन की रिपोर्ट के बाद जिसमें दिखाया गया कि इसराइली उन्हें फ़लस्तीनियों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम इस कदर अवामी राय के गुस्से से पैदा होने वाले माशी असरात से परेशान हैं जो इस नस्ल कशी की हिमायत में हमारे किरदार पर हैं कि हम इसराइलियों की रसाई बंद करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि इस अवामी राय को नाराज़ करें। ये सिर्फ इंतखाबी सियासत से बढ़कर है। ये वो वक्त है जब मुआशरा खुद हरकत में आता है। वो ये समझ रहे हैं कि वो सबसे आला सतह पर भी असर डाल सकते हैं। ये ऊपर से नीचे आने वाली तहरीक नहीं है। ये आम लोग हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि अगर वो अज़्म कर लें, हरकत में आएं और अपनी अंदरूनी ताकतों को बरोए कार लाएं तो वो पूरी पॉलिसी को बदल सकते हैं। वो एल्विन मसद जैसे अरब पत्ती नहीं है, लेकिन उनका असर एल्विन मसद जैसे अरब पत्ती से भी ज्यादा है। शायद उनके पास वो फौजें ना हों जिनकी वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो काफिले जो जा रहे हैं, इसके बाद मीडिया का असर, इसके बाद अंदरूनी दबाव, इसके बाद एहतजाज, इसके बाद बाइकॉट, और उसके बाद वो नताइज के मैक्रोन ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और कहा कि मैं इसराइलियों को नाराज़ कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ हों, ना कि इसराइली हमारे साथ हों। ये इस वक्त का असर है जब आप वाकई हरकत में आते हैं और अपनी वो ताकतें इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप इन ताकतों का इंतजार करते रहें जो आपके पास नहीं है। ये इस बात का इदराक है कि इज्तिमाई अमल किसी एक फर्द की सारी ताकत से भी ज्यादा मुअस्सिर है। ये है कि जब सब लोग मिलकर मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ सनतों में हरकत करते हैं तो आप इसराइलियों को एक बेमिसाल अंदाज में अलग थलग कर सकते हैं, यहाँ तक कि अब पूरी दुनिया इसराइल को एक मतूब रियासत करार दे रही है। और मेरा ख्याल है कि नस्ल कशी का खात्मा अब सिर्फ वक्त की बात है। समी, तुम काफी अरसे से अमरीकी दाएं बाजू के बारे में बात कर रहे हो। हम कई सालों से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात मुझे टेक्सास जाने तक पूरी तरह महसूस नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ एक वाज़ेह तब्दीली है जो काफ़ी हद तक इसराइल मुखालिफ और सहूनियत मुखालिफ है। और जाहिर है कि चार्ली किर्क का कत्ल एक तरह से अमरीकी दाएं बाजू की तवज्जो इसराइलियों और उनकी मज़मूम सरगर्मियों पर मरकूज़ कर गया। अब मैं आपसे इस कत्ल पर तबसरा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में यह मामला किस समत जा रहा है।
اور میرا خیال ہے کہ اسرائیلی اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وہ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں چارلی کرک کے قتل میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ سبھی سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں، چاہے اس کے کچھ بیانات انتہائی نفرت انگیز ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں اس واقعے کی اہمیت سیاسی قتل سے آگے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بھی سامنے آیا وہ سب اسرائیلیوں سے متعلق تھا۔ کینڈیس اوونز نے اسرائیلیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ بل ایک مین کو ایک مضمون لکھنا پڑا تاکہ وہ ان الزامات کا دفاع کر سکے کہ وہ کسی طرح اس میں ملوث تھا، اور اس نے چارلی کرک سے پیسے اس لیے نکال لیے کیونکہ چارلی کرک امریکہ فرسٹ پر اصرار کر رہا تھا، اسرائیل فرسٹ پر نہیں۔ لیبر لومر نے 2 ہفتے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ چارلی کرک دونوں طرف کی باتیں کر رہا ہے، جب اس نے اسرائیلیوں کے خلاف بولنے پر چارلی کرک پر تنقید کی تھی۔ مارجوری ٹیلر گرین نے چارلی کرک کے ساتھ ایک ٹیکسٹ میسج کا تبادلہ شائع کیا جس میں اس نے اسے ایک کنونشن میں مدعو کیا تھا، جس میں اسرائیلیوں نے مارجوری ٹیلر گرین سے شرکت نہ کرنے کی درخواست کی تھی اور منتظمین سے کہا تھا کہ مارجوری ٹیلر گرین کو شرکت نہ کرنے دیں۔ مارجوری ٹیلر گرین نے یہ ٹیکسٹ میسج شائع کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسے چارلی کرک نے امریکی سیاست پر ایپیکس کے اثر اور رسوخ پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس نے کہا، یہ کوئی مباحثہ نہیں، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس پر بات کریں۔ ہم سب اس کی رائے جانتے ہیں، انہیں غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہونا چاہیے، وہ امریکہ فرسٹ نہیں ہے اور امریکیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کینڈیس اوونز کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم نے میرے دوست کو مارا ہے اور میں تمہیں کبھی اس سے بچنے نہیں دوں گی۔ میں ان کے کسی بھی خاص بیان کی سچائی پر بحث اس کا جائزہ نہیں لے رہا۔ میرے خیال میں یہ قابل ذکر بات ہے کہ امریکی اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صہیونیت لازمی طور پر امریکیوں کی اتحادی نہیں ہے، کہ صہیونیوں کو اسرائیل میں مفت صحت کی سہولیات ملتی ہیں اور یہ عام امریکیوں کی صحت کی سہولیات کی قیمت پر ہوتا ہے۔ جب اب ٹیکساس وغیرہ جاتے ہیں اور کسی کو مشکلات میں دیکھتے ہیں، جب وہ ہسپتال جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے، اور جب وہ صحت کی سہولیات کی حالت دیکھتے ہیں، جب وہ بے بسی سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے افراد کو مشکلات میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پیسہ موجود نہیں، کیونکہ وہ پیسہ اسرائیلیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ نسل کشی اور بچوں کے قتل عام کی حمایت کی جا سکے۔ یہ نہیں کہ امریکی فلسطینیوں کے حامی ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ امریکیوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ صہیونیوں نے انہیں بے وقوف بنایا ہے، اور یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے جب اپنے یہ سوال پوچھا کہ صہیونی اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک کی فروخت پر زور دے رہے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ الگورتھم کو دوبارہ تربیت دے سکیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی سچ سننا بند کر دیں۔ وہ بے تابی سے کوشش کر رہے ہیں کہ معلومات کے وہ فلٹر دوبارہ بحال کیے جائیں کہ امریکی عوام تک کیا پہنچے۔ وہ حقیقت اور امریکی عوام کے درمیان دوبارہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ 70 سال کی پروپیگنڈا جو امریکیوں پر پیسے دے کر کی گئی، وہ صرف 2 سال میں سچ دکھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی امریکیوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو فلسطینیوں کے حق میں ہونا چاہیے۔ بس یہ دیکھیے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ دیکھیے صہیونی آپ کی حکومت سے کیا کروانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ آپ کے بنیادی مفادات پر کیسے فوقیت حاصل کر رہے ہیں۔ اور امریکی کہہ رہے ہیں، او میرے خدا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا اثر کم نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ جب آپ کے پاس ایسی صورتحال ہو کہ ماجرے ٹیلر گرین اور ٹکر کارلسن دائیں بازو سے مامدانی کو بائیں بازو سے سراہ رہے ہوں کہ اس نے نیو یارک کو اسرائیلیوں پر ترجیح دینا درست سمجھا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دائیں ابائیں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک امریکی مسئلہ ہے۔ کیا امریکہ امریکیوں کا ہے یا امریکہ اسرائیلیوں کا نمائندہ ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ جتنے زیادہ امریکی اس نقصان کا ادراک کر رہے ہیں جو صہیونیت نے ان کے نظام کو پہنچایا ہے، اس سے ایک مستقل سیاسی تبدیلی جنم لے رہی ہے جو اب چھن کر سامنے آ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کا سب سے زیادہ اظہار اس وقت دیکھیں گے جب ڈیموکریٹ پارٹی کی قیادت اور اس کے کارکنوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوگا کہ ڈیموکریٹ نامزدگی کس کو ملنی چاہیے، کیونکہ مامدانی جیت چکے ہیں لیکن پارٹی قیادت مامدانی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ ٹرمپ اور کومو آپس میں اتحاد کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایرک ایڈمز کو انتظامیہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے تاکہ اسے نیو یارک کی دوڑ سے باہر نکالا جا سکے اور مامدانی کی جیت کو روکا جا سکے۔ کومو اور ٹرمپ کے ارد گرد موجود صہیونی سب مل کر اتحاد کر رہے ہیں تاکہ مامدانی کی جیت کو روکا جا سکے، کیوں؟ تاکہ صہیونیت کی ناقابل شکست حیثیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹرمپ کو دیکھیں اور اس کی کئی نامزد افراد کو۔ صہیونی ان تمام نامزد افراد سے خوش نہیں ہے۔ اب اس کی صدارتی کونسل برائے مذہبی آزادیوں کو دیکھیں۔
वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सहूनियत मुखालिफ हैं, जिन्हें सहूनियों ने हटाने की कोशिश की लेकिन ट्रंप ने उन्हें नहीं हटाया। और बात यह है कि जो पैगाम जा रहा है इससे अमरीकियों के दिल वाकई बदल रहे हैं। और वो इसलिए बदल रहे हैं कि जब आप लोगों की अच्छाई पर भरोसा करते हैं कि वो सच को इसकी असल शक्ल में देखें, तो जो हम समझ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो सब समझ रहे हैं, वो ये है कि हमें सिर्फ सच को इसकी असल हालत में दुनिया के सामने पेश करना था। और अब कोई भी करोड़ों डॉलर की प्रोपेगेंडा इस सच को मजीद छुपा नहीं सकती, और दिल मुस्तकिल तौर पर पलट जाते हैं। और इसराइलियों को अंदाजा नहीं है कि इसे बहाल करने के लिए कितनी रकम खर्च करने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या खर्च करता है, ऐसा लगता है कि ये इसे मुस्तकिल तौर पर खो रहा है। समीम अमदानी जलाल खैर, मेरा मतलब है शायद सिर्फ इस नुक्ते को शामिल करने के लिए जो अपने मवाद को दबाने के बारे में उठाया। मेरा मतलब है अब ये बात हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे चैनल थिंकिंग मजलिम में भी हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियोस का कुछ बड़ा दबाव था। मेरा ख्याल है कि बहुत सी आवाज़ों को भी यही सामना करना पड़ा है। इन चैनल्स पर एक मुहिम चल रही है, आपने यहाँ के बारे में बात की थी। अब कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो मवाद को दबाया जाए। मुझे बस ये सोच है कि जो मौका हमें मिला, और ये अब भी बहुत महदूद मौका था, लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों में जो मौका हमें मिला, क्या अब उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने का यह मौका बहुत ज़्यादा महदूद होने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसे इस तरह से सोचें। टाइम्स ऑफ उसराल्स ने रिपोर्ट किया था शायद 8 या 9 माह पहले कि इसराइलियों ने एक एआई बूट बनाया है जो इन लोगों को जवाब देता है जो फ़लस्तीन में इसराइल के नस्ल कशी के इक़दामात पर तनकीद करते हैं। 2 हफ्ते बाद वही एआई बूट लोगों को यह बताने लगा कि इसराइल एक नस्ल कशी करने वाली और अपरते रियासत है। पर उन्होंने कितनी बार अलगोरिथम को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फ़लस्तीनी मवाद दिखाता रहा और लोगों की राय बदलता रहा। कितनी बार ट्विटर एक्स पर गिरविक को एडजस्ट करना पड़ा है। जब आप गिरविक से पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे इसलिए एडजस्ट किया गया क्योंकि मेरे बानियों को लगा कि मैं इसराइल की नस्ल कशी और फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात को बहुत ज़्यादा दुखा रहा हूँ। वो समझते हैं कि वो इन एल्गोरिथम्स को दोबारा तरबियत दे सकते हैं, लेकिन जो वो नहीं समझते मसला एल्गोरिथम में नहीं है। और यही वो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये एल्गोरिथम का मसला नहीं है, ये सोशल मीडिया का मसला नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई इतनी ताकतवर है कि चाहे अब जितना भी एडजस्ट करने आप पैसा खर्च करने की कोशिश करें, आप इसे छुपा नहीं सकते। यही सच्चाई की असल बात है, यही हक की असल बात है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, क्या इस शख्स की बात से बेहतर कोई बात है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करता है और कहता है कि मैं मुसलमानों में से हूँ। क्या सच्चाई से बेहतर कोई बात है? क्या नेकी से बेहतर कोई बात है? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, "वएलिया तिस्ततिउला हिस्सुइनया वएलिया अलसेवाविया", यानी नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमा रहे थे कि सच्चाई और बुराई तराजू में बराबर नहीं हो सकते। आप बुराई को फैलाने के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, वो सच जो मुफ्त में बयान किया जाए हमेशा बुराई के प्रोपेगंडे को शिकस्त देगा। और इसीलिए अल्लाह आपको बताते हैं कि चाहे आपके पास वो लाखों ना हों जो दूसरे फरीक के पास हैं, फिर भी जो अच्छा है इसी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आखिरकार अलगोरिदम हमेशा आपके हक में होगा। गिरविक हमेशा आपके हक में होगा। वो एआई बूट हमेशा आपके हक में होंगे। आपके पास जो है इसी से कोशिश करें। अल्लाह फरमाते हैं, आज आपका दुश्मन है, कल आपका सबसे करीबी दोस्त बन है। फिनज़िया अलउज़्न बयानवे बयाना एडवे वेनवे ओइलनुहम, अल्लाह इंसानों के दिलों के बारे में नहीं बयान कर रहे। ये एआई बूट्स पर भी लागू है। वो बदलते और सच कबूल करते हैं, तब्दील होते हैं। ये अच्छा नुक्ता है। अल्लाह इस आयत को यूं खत्म करते हैं, वे मैं आले के नलेवा अलउज़्निया से बेरावा। जो लोग इस मकाम तक पहुंचते हैं वही हैं जो सब्र करते हैं, वही जो मुसलसल कोशिश करते हैं, वही जो 2 साल गुजरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते। हाँ, मैं जानता हूँ कि नस्ल कशी जारी है। मैं जानता हूँ कि लोग शायद ये सोचते हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात सुनकर कुछ नहीं बदलता, लेकिन इसराइलियों के लिए ये सब कुछ है। वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्तिकामत, साबित कदमी और मुसलसल कोशिश की वजह से। हम कितनी बार लंदन में एहतजाज के लिए गए हैं, बार-बार। लोगों ने कहा कि ये बेफ़ायदा है, लेकिन अब जाते रहते हैं, यहाँ तक कि किसलिन ने कहा कि मैं फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा हूँ। ज़रा सोचें, अगर आप एहतजाज जारी रखें तो वो और क्या करेगा? लोगों ने कहा कि बाइकॉट काम नहीं करता, और अब देखें कि स्टारबक्स ने 2 दिन पहले अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी हैं। वो सैकड़ों दुकानें बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। दोबारा बंद की जा रही है। ये सब्र था। ये 1 महीने या 2 महीने में नहीं होता। ये 2 साल की मुस्तकिल मिजाजी से होता है। क्यों? अल्लाह आयत के आखिर में फरमाता है, वे मैं आले के आया नलेवा ज़ाव हैज़ो ऐज़न। साबित कदमी, इस्तिकामत, सब्र, ट्वीट करना, शेयर करना। जब एल्गोरिथम इसे देखता है और आप लगातार करते रहते हैं, अल्लाह इसे बढ़ा देता है। जब अल्लाह इसे बढ़ा देता है, अहम नहीं रहता कि टिकटॉक के कितने वर्जन खरीद लें। अहम नहीं रहता कि एल्गोरिथम के कितने वर्जन खरीद लें।
अलगोरिथम जब सच्चाई को वसूल करता है तो वो हमेशा सच्चाई को दिखाता रहेगा, क्योंकि ये एक नाकाबिले मुज़ाहमत तहरीक है, ये एक नाकाबिले मुज़ाहमत रफ्तार है। सेहूनी ही वो हैं जो घबराहट के आलम में हैं, वो समझते हार रहे हैं। जब तक हम सबसे काम लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। 2 साल हुए हैं, देखें कितना हासिल हो चुका है। तसव्वुर करें हम 23 साल चलते रहे, नबी अकरम ने किया था। सोचें कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ईमान को मजबूत रखें, सब्र को बरकरार रखें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह है। जितना हम आगे बढ़ते हैं वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हम आगे बढ़ते इतना सेहूनी असरात बढ़ते। लेकिन अब टेक्सास गए, अब लोग गरीब हैं। आप वहां गए, और मैं ये मनफी अंदाज में नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मतलब है कि अब टेक्सास गए और आपने वहीं टेक्सास में ये सब देखा। आप ये सब यहाँ अमेरिका में भी देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हम आपस में बात कर रहे थे। अब जानते हैं कभी कभार आप असल में भले कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि बाज औकात हम ऐसे ही कुछ कह देते हैं। जैसे जब मैं पहले ब्राइन से बात कर रहा था तो वो मुझे खाली चेहरे से देख रहा था। जब मैंने कहा कि अब जानते हैं, मुझे एहसास हुआ कि आप अमेरिकी लोग दरअसल अच्छे लोग हैं, और वो मुझे इस तरह देख रहा था, इसकी आंखें जैसे कह रही हूँ तुमने हमारे बारे में क्या सोचा था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, जैसे तुम्हारी हुकूमत आधी दुनिया पर बमबारी करती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोगों की राय कायम करूं। मुझे अपने अमेरिका के दौरों पर इस मुल्क में अच्छाइयाँ हैं। जब सच सुनते हैं, सच देखते हैं, तो उनका रुझान इसकी तरफ हो जाता है। मुझे मालूम है, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप इस असर को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, लेकिन वाकई में न्यू हैम्पशायर के अलावा हर रियासत में जा चुका हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं कभी न्यू हैम्पशायर क्यों नहीं गया, लेकिन किसी भी सूरत में ये उन पर कुछ नहीं है। आपको अमरीकियों का एहसास होता है जब आप उन्हें कितने दिखाते हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं एक सफेद फार्म अमरीकी से कितनी बार मिलता हूँ। अफ्रीकी नजाद अमरीकियों को भी भूल जाएं। अफ्रीकी नजाद अमरीकी जिदोजहद को तस्लीम करते हैं। उनको जायज करार देना बहुत आसान था। सफेद फार्म अमरीकी मिस्टर ममदानी, मुझे कोई खबर नहीं थी, मैं नहीं जानता था। मिस्टर ममदानी, सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर देखकर रात को नींद नहीं आती। ममदानी, मैं कभी सुकून से नहीं सो सकूंगा। दाएं और बाएं दोनों तरफ मुझे यकीन नहीं आता सूरत हाल थी। मिस्टर ममदानी, पासपोर्ट नहीं था, मैं ज्यादा सफर नहीं करता था, मैं अमेरिका से बाहर नहीं गया सिवाय मैक्सिको के, क्योंकि हमारा मुल्क बड़ा है, बड़ा बर आजम है। अब सिर्फ शिकागो जाने के लिए 3 घंटे हवाई जहाज में बैठे। मैंने 2 घंटे की परवाज की। 2 घंटे में तो मैं लंदन से बोस्निया जा सकता था, और वो इसे एक ही मुल्क कहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में अच्छाई मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि गजा ने नस्ल कशी के सानिहे में जो खूबसूरती दिखाई है वो ये है कि सच्चाई की अहमियत है। दिल मौजूद है, उन्हें बदला जा सकता है। अगर हम अच्छाई और सच्चाई पर यकीन रखें तो ये इस बुराई को खत्म कर देगी जिसने इस नस्ल कशी को मुमकिन बनाया। गजा ने मुझे इंसानियत पर यकीन करना सिखाया है। इसने मुझे ये सिखाया कि अल्लाह की ताकत पर यकीन रखूं जो दिलों को बदल सकती है। मैं दावत की ताकत पर यकीन रखता हूँ, मैं हक की ताकत पर यकीन रखता हूँ, और मेरा मानना है कि ये दुनिया में मौजूद किसी भी लाबी से ज्यादा ताकतवर सियासी कुव्वत है। सामदाक अल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बरा करम हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूली, और हमारी वेबसाइट काम पर जाकर मेरे हफ्तावार न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप करें।